अ, मुझे बड़ा अफसोस है कि हम बड़ी देर के बाद और ऐसे मरहले पे मिल रहे हैं जहां हम लोगों को फिक्र और मायूसी का जो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आपने इस वेबिनार में मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। अपने तमाम साथियों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और बाकी साथियों को भी इस वेबिनार में खुश आमदीद कहता हूं। अफसोसनाक वाक़या जो पहलगाम में हुआ है, हम सब उससे वाकिफ हैं, लेकिन कुछ कड़ियाँ इसकी ऐसी हैं जो अभी खुली नहीं हैं। उनके खुलने की ज़रूरत है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस वाक़या ने, इस सान्या ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। ऐसे लोग भी हमारे पसे मंज़र पे आए हैं जो कभी नहीं आते थे। हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लोग भी सामने आए और उन्होंने खुल के, डट के जो है इसकी जो सान्या हुआ है इसकी मजम्मत की और कहा कि हम भारत देश के साथ हैं और हम हर उस मुश्किल का, उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं जो अमन में खलल डालना चाहता है और इनोसेंट किलिंग करते हैं। मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इस सान्या में भी जो सबसे बड़ी कुर्बानी है वो आदिल शाह साहब की है। किस तरह से उस आदमी ने अपनी परवाह ना करते हुए सबको बचाने की कोशिश करी है और उसके साथियों का भी। मैं उस माँ और बाप जिनके घर वो पैदा हुए हैं, आदिल शाह, मैं उनको सल्यूट करता हूँ और ये ऊपर वाले परवरदिगार से दुआ प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के वीर जवान हमें इस देश में चाहिए, इस दुनिया में हमें चाहिए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अमन कायम करने में फेल हुए हैं। गलती किसकी है वो सामने है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, जैसे आपने पहल करी है, इस तरह से पूरे वर्ल्ड को हमारा साथ देना चाहिए और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा बदनमा धब्बा हमारे पे है, इंसानियत पे है, जिसका कोई माफी नहीं हो सकती और हमें हर सूरत में इनोसेंट किलिंग या किसी तरह की भी किलिंग जो है वो इंसान के लिए अच्छी नहीं रहती है। तो इस मौके पे मैं आपका और तमाम उन साथियों का जो हमारे साथ शामिल हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज अकीदत पेश करता हूँ तमाम उन लोगों को जो इसमें कुर्बान हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है, और खुसूसन आदिल शाह साहब को। मैं चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है परिवार के लिए, उस कुर्बानी वाले परिवार के लिए, ये वेलकमिंग स्टेप है। और इसी लाइन पे पूरे देश के नेताओं को, जब जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको आगे आना चाहिए और उनकी परवरिश और उनकी तारीफ और उनकी प्रोटेक्शन जो है सारा उसकी जिम्मेवारी रखनी चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबका, जो साथी हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये उम्मीद रखूँगा कि हम सब एक हैं
एक ही मकसद हमारा है, इंसानियत, एक ही मकसद है हमारा कि हम किस तरह से पूरी बर सगीर में अमन कायम कर सकते हैं। और चाहे हम लोग जम्मू कश्मीर के इस तरफ रहते हैं, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, कि चाहे उधर हैं, हम एक हैं, हमें एक होना होगा। और जो रेजोल्यूशन हमारा 1994 का इंडियन पार्लियामेंट का है, उसके पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमल करना चाहिए, ये मैं इज़्दा करना चाहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े खूबसूरत पैराए में बात की और मैसेज दिया जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, और स्पेशली जिन्होंने टूरिस्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो टेररिस्ट जो थे उनके साथ लड़ गए, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। आदिल शाह हैं, सज्जाद, एक मैंने जिस तरह पहले इंट्रो में वो किया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जख्मियों को पहुंचाया। एक नज़ाकत, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो टूरिस्ट वहाँ पे थे जो जख्मी हुए, तो उनको किस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट किया या कोशिश की प्रोटेक्ट करने की, और उनको वहाँ पे पहुंचाया हॉस्पिटल्स में, अपने घरों में उनको फूड प्रोवाइड की, ट्रांसपोर्ट मुहैया की। और जिस तरह आपने कहा कि ये दोनों मुल्क अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और स्पेशली जो टेररिज्म का सिलसिला है, जो सरहद पार से लोग ट्रेन होके आते हैं वहाँ से और इनोसेंट लोगों को अपना वो निशाना बनाते हैं, तो इसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। और जो मसला 1948 से जो यूएन के एजेंडे पे है, और जो हम डिवाइड है फोर्सिबली, तो हमें इजाज़त होनी चाहिए कि आर पार हम जा सकें, मिलें, हम रीयूनिफाई हों एक दफ़ा फिर। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं इसके बाद मैं फ्लोर दूंगा रविंदर पंडिता जी को। इसी दौरान शौकत कश्मीरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन आई थिंक कि वो फिर पता नहीं क्विट कर गए हैं। तारुफ एडवोकेट साहब भी, उन्होंने वो ज्वाइन किया था, उनका भी आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान और पीओके जो है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और नहीं नहीं, मैंने क्विट नहीं किया है, मैं अच्छा तो अच्छा, इधर ही आपका वीडियो वीडियो नहीं था तो ठीक है शौकत वो साहब। मैं वीडियो तो है, लेकिन असल मसला वही है कि वो कंप्यूटर पे नहीं आ रहा, तो मैंने ये मोबाइल से चलें चलें, कर ठीक रहा है, हूँ। सही है। असल में रवीन्द्र पंडिता जी ने कहीं जाना है, उनका कहीं और एंगेजमेंट है, तो उनको मैं पहले फ्लोर देता हूँ, तो जब वो इजी होंगे तो वो फिर चले जाएंगे ठीक। दूसरे प्रोग्राम में, तो वो बात कर लें, तो फिर ग्रेजुअली मैं वन बाय वन सबके पास आऊँगा। तो हमारे लिए जनाब, मैंने आज बात की थी रविंदर शर्मा जी, जो हैं चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर, जो कांग्रेस है उसके, इंडियन कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर है। तो उनकी एक मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि जी अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम भेजा है कि उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने भी, और इस टेररिज्म के एक्ट को स्ट्रांगली कंडेम किया है, और हम सारे यूनाइट हैं इस टेररिज्म के खिलाफ, इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। और जो फोर्सेस इसके पीछे हैं, उन्होंने कहा कि वो सामने आनी चाहिए, कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं इनको करार टाइम वाकई नहीं हो रहा सजा है दी जाए। कंप्यूटर पे, तो रविंदर पंडिता जी, वो यू हैव द कंप्यूटर फ्लोर पर सर, ज्वाइन नहीं प्लीज। हो और शौकत जी साहब आप म्यूट कर लीजिए, सभी जब तक आप ज्वाइन होते हैं, तो रविंदर पंडिता जी प्लीज आप बात करें। सभी रियासतियों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अंजलि मुद्रा जूले। आज हम इस मौके पे जब सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो बड़ी मसरत हो रही है कि कम से कम आपकी पार्टी ने एक पहल कदमी करी, शौकत कश्मीरी साहब की पार्टी ने, कि एक पीस बिल्डिंग के तहत एक जो हमारे ऊपर फर्ज आयद होता है हर रियासती पे, इतना बड़ा साने पेश हुआ है, तो इसकी हम सख्त मजम्मत करें और जितने भी इसमें मारे गए लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दें। तो मैं जाती तौर पे भी बड़ा जो है इस पे बड़ा ही मेरा जो है रद्द अमल जो है, मैंने पहले भी बताया कई जगह पे, मन भी खराब हो रहा है, दिमाग भी खराब हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा मैसेकर जो कम्युनल लाइंस पे आप पाकिस्तान ने गेम खेली है कि चुन चुन के हिंदुओं को चिन्हित करके मारा जाए। ये ऐसा पहले हुआ था जी 1998 में, जब जो है
वंदहमा मैस्कर हुआ था, और उसके बाद साल 2000 में जब बिल क्लिंटन आए थे तो यहाँ छठी सिंहपुरा एक गांव है सिखों का, तो उनका मैस्कर किया गया। आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वांस साहब आगे भारत तशरीफ ले आए तो ये साने हुआ। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर, कि पता होके भी कि जब जब यूएस डिग्निटरी आती है, कोई बड़ा नेता आता है, कोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ इन्होंने अफरा तफरी मचानी है, न्यूसेंस से क्रिएट करनी है, ताकि ये पूरे बैनुल अक़वामी सतह पे पूरे वर्ल्ड में ये दिखाएं कि कश्मीर डिस्टर्ब्ड है। अब डिस्टर्ब्ड कितना है, पहले मैं इस चीज को जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ। मुझे दिख रहा है जी, जो मेरा एनालिसिस है एलओसी पे रहने का, ठीक कश्मीर में 2006 से जाने का, और पूरी नजर इस पे रखता हूँ, सिर्फ 10% लोग हैं जी जो मुलविस हैं, इंक्लूडिंग आवर ग्राउंड वर्कर्स इस मिलिटेंसी में। 90% लोग जो हैं बिल्कुल नॉर्मल है जी, जैसे बाकी मुल्क में लोग नॉर्मल है, हर एक स्टेट में हर एक जगह पे नॉर्मल अपना कारोबार करते हैं जी, अपने बच्चे पालने हैं जी, अपनी डेवलपमेंट देखनी है दाएं बाएं इस चीज में। और जो उनकी चुपकी है वो एक पॉइंटर रहा है हमेशा लोगों को इस बात पे पॉइंट आउट करने का कि नहीं जी ये सारे मिले हुए हैं, तो सारे कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, ये कुछ लोगों ने ऐसा अफरा तफरी मचाई है। ये आईएसआई का एक प्लान अभी भी चल रहा है, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जो जो इनके प्लान फेल हुए, मुझे याद आ रहा है जब जुल्फिकार अली भट्टो को फांसी लगी थी, तब भी एक बड़ा तशद्दुद हुआ था जी, और तब भी एक थोड़ा कम्युनल टर्न लिया था। मैं बारामूला में तब था, तो मैं छोटा ही था, तो तब भी मैंने देखा कि जमात इस्लामी के लोगों को कैसे पीटा गया, चुन चुन के मारा गया। फिर थोड़ा बहुत हिंदूज की तरफ भी आगे कि आप लोग खुश हो गए जुल्फिकार। कहने का मतलब है पहले से ही ये चल रहा है। अब अगर मेरा एक और पॉइंट है कि अगर अब हम कुछ तंजीमें निकली कि हमें आज़ादी चाहिए जी, और आर्म्ड स्ट्रगल के द्वारा हम आर्म्ड स्ट्रगल करके आज़ादी मिले, ठीक है, कई सारे मुल्कों में हिस्ट्री आप खंगालिए तो आज़ादी आर्म्ड स्ट्रगल से भी मिली है। और ये आर्म्ड स्ट्रगल अगर किसी ने शुरू करी, किसी तंजीम ने, हम जैसे ही लोग हैं ना, वो भी रियासती है ना, उन्होंने पूरे रियासत के लिए तो ये करनी है ना, तो ये थोड़ी कि कुछ पॉकेट्स में कुछ जिलों में आप जो है आर्म्ड स्ट्रगल करें और बाकी जगह को छोड़ दें, उनको भूल जाए, तो ये बड़ा खतरनाक डॉक्ट्रिन है। अगर उन्होंने लड़ना है पूरे जे के लिए लड़ना पड़ेगा जी, गिलगित बल्तिस्तान, अक्सई चिन से लेके दर्दिस्तान से लेके लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या हुआ अभी जो मैं देख रहा हूँ, 1 लाख लोग हमने गंवाए जी पिछले 36 साल में, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और 753 कश्मीरी पंडित मारे गए, 57 सिख मारे गए। कौन सी आजादी मिली? जबकि दूसरे जगहों पे मैं सेम रियासतियों के ये देख रहा हूं कि यहाँ अगर 10,000 फौजियों को मारा गया, वहां एक भी फौजी नहीं मारा जी आज तक। मुझे एक एग्जांपल दीजिए, पीओके में किसी जगह पे जो है टेररिज्म में उन्होंने एक फौजी को मारा, या गिलगित बल्तिस्तान में कि उसको आजाद कराने के लिए। तो ये बैनुल-अक़वामी सतह पे ये बात बिकी नहीं, ये किसी को जो है रास नहीं आई इंटरनेशनल लेवल पे। तो पाकिस्तान का हरबा यही है कि न्यूसेंस क्रिएट करी जाए हमारे वाले कश्मीर में। अब यहाँ टूरिस्ट ऐसा सीजन था पिछले 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, और इस पे ये हमारी तो रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म, और इसी पे पैर पे कुल्हाड़ी मारना ये कितना खतरनाक हुआ। और ये पूरे देश में आज की डेट में फैल गया, फिर कश्मीरी बदनाम होने लगे। हमारे देश में इस टाइम कई जगह पे कश्मीरियों को चिन्हित करके स्टूडेंट्स को, जिसकी मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी मजम्मत करता हूँ कि उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कोई पत्थर नहीं उठाए, गन नहीं उठाए, वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं जी देश भर में जगह जगह पे, और आप उनको टारगेट बना रहे हैं, उनको जो हैरेसमेंट कर रहे हैं, वो भी गलत है। पर यहाँ सिक्योरिटी फेलियर यूं है कि इस जगह को 20 तारीख को खोला गया, अगर 20 तारीख को टूरिस्टों के लिए खोला गया, जिस जगह का बैसरन का नाम स्विट्जरलैंड रखा गया, तो यहाँ क्यों नहीं सिक्योरिटी भेजी गई? यहाँ किस लिए आप जो है टूरिस्टों को
हजारों में भेज रहे हैं, जबकि एक भी सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। तो आपका टोटल फेलियर इधर ये हो गया। और सारा कुछ जो है, अब पाकिस्तान भी ये ना कहे जी आपके लोग हैं, हम कहेंगे पाकिस्तान के लोग हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान से ही ये सब कुछ हो रहा है। और इसका सलूशन मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान के साथ जो है दो टोक बात करनी पड़ेगी। 1994 का रेजोल्यूशन हमारा पार्लियामेंट का, उसकी नजरसानी करनी पड़ेगी दोबारा। और अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा ये कैंप शैम्प पे मिलिट्री एक्शन भी करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ अमन हो। हम जैसे पीस बिल्डर्स के लिए, मैं पिछले हफ्ते वापस लौटा हूँ जी टीटवाल से, हमने एक मिसाल कायम करी है कि यहाँ एक पहलगाम का इंसिडेंट भी हो रहा है जहाँ पे हिंदुओं को चिन्हित करके मारा जा रहा है। और ये भी मिसाल है कि वहाँ मुस्लिम जो है शारदा पीठ पे सफेद झंडे लेके, लेड बाय तनवीर अहमद एंड मुमताज डोगरा, दिस टाइम मुमताज डोगरा वहां पे व्हाइट झंडा लेके कि अमन की बात करें शारदा पीठ पे, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है पहलगाम में टेररिस्ट हमला करवा रहा है। तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी का फिर से रोल रहेगा, आप जैसे लोगों का भी रोल रहेगा। मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे कुछ समय दिया। ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी दास्तान है। सारे टूरिस्ट मैं देख रहा हूँ किस हद से किस कदर भागे, पर कुछ हीरोज भी निकलते हैं ऐसे इंसिडेंट्स में, जैसे आपने बताया। हाँ, आदिल का जो कैरेक्टर है, उसका जो एक्शन है, उसको भी हम बुला नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने कई जगह पे उनको जो है ये मानना है कि उन्होंने हीरो का काम किया है। वो एक इनोसेंट बीच में जो टारगेट नहीं थे, वो एक लोकल मुस्लिम करके मारे गए, जबकि टारगेट हिंदूज थे। तो ऐसे करके पाकिस्तान अब जो है कैसे अपना जो डिफेंस कर रहा है, फिर बार बार वही कहानी, वही राग अलापनी, ये सब नहीं चलेगा। अल्टीमेटली सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा और पीस बिल्डर्स को भी आगे आना पड़ेगा कि दोनों तरफ से जो है अमन की बात करी जाए। और रही बात फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट की, मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ। अभी भी मेरा एक चेन्नई में एक ऐसा टॉक हुआ था SMVF की तरफ से, वहां भी हालांकि वो कोई हमारे रियासतों के बीच में बात नहीं थी, पर मैं ये बात जरूर कहता हूँ, हमारी फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट है अंडर UN रेजोल्यूशन 1948 chapter 6, we are रियासतीज, we are state subjects, we have a right to go anywhere। जफर साहब यहाँ बैठे हैं, जफर साहब क्यों नहीं जा सकते हैं जी मुजफ्फराबाद वैसे ही एक दिन के लिए घूमने के लिए? तो क्रॉस LOC हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म को लेके मैं फिर भी काम करता रहूंगा। ऐसे इन इंसिडेंट से हम जो है पसपा नहीं होएंगे, हमें काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और रियासत की बहाली के लिए और रियासत के में अमन काम कायम करने के लिए काम करना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस अपना काम करते रहें, वो पॉलिटिक्स खेलते रहें, आर्मीज अपना काम करें जो उनका काम है, और सिविल सोसाइटी का एक रोल है इस पार उस पार। 700वीं कड़ी हमने पार करी है ट्विटर पे, इस पार उस पार लोगों से। और आज भी मैं यहाँ पे कई सारे चेहरे, खुसूसन गिलगित बल्टिस्तान से जो हमारे एडवोकेट तारुफ साहब हैं, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि कम से कम रियासती बात कर रहे हैं आपस में। इसके पीछे कोई ISI ने हमको कोई बैन नहीं लगाई या कोई हाईजैक नहीं करा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बार फिर से जितने मारे गए लोग हैं उनके लवाहकीन के प्रति, सब लोगों के प्रति मैं जो है श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर रविंदर पंडिता जी, आपने बड़े खूबसूरत बातें की, अमन की, पीस की। और फिर ये भी आपने जिक्र किया कि जो बंदूक के जोर पे वो कह रहे हैं कि जी कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। तो ये देखिए कि ये बंदूक स्पेशली 80s के बाद वहाँ से आना शुरू हुई ज़्यादा, जिसको ऑपरेशन टुपैक के नाम दिया गया है, और जो सो कॉल्ड आज़ाद या फ्रीडम मूवमेंट थी। तो यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी और सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब जो बानी चेयरमैन है पार्टी के, इन्होंने वोट राइटली तब भी इसको रिजेक्ट किया था कि ये कश्मीरियों की फ्रीडम मूवमेंट नहीं है, ये कश्मीरियों की राइट्स की कोई मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है। और वहाँ पे जो मुत्तहदा जहाद कौंसल थी, दूसरे तीसरे थे, उन्होंने इन पे, इनके जो साथी थे तब पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी, उन पे अटैक किए अब्बासपुर में। जगह जगह पे उन्होंने हमें उसका टारगेट बनाया। और रिसेंटली 5 फरवरी को
ये जो सो कॉल्ड सोलिडेरिटी डे होता है, पाकिस्तान बनाता है, तो रावलाकोट में उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट और हमास के लोगों को भी वहाँ पे लाए और उन्होंने खुद लाइव प्रोग्राम किए। उसमें आप देख सकते हैं कि मास्क पहने हुए हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास हैं, और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का नाम लेके कहा कि ये लोग जहाद के खिलाफ हैं, ये जो है ना, ये हमारी जो मूवमेंट है उसके खिलाफ हैं। तो ये जो दहशत गर्द हैं, कल अदम ये हैं, हम नहीं हैं। कल अदम से मुराद जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये देखिए, आप देखिए कि हम फोर फ्रंट पे इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनके साथ, और यकीनन आप सब, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हर बाशिंदा इनका विक्टिम है। और 22 अक्टूबर 1947 को जो ट्राइबल इन्वेजन हुई थी, उससे लेके आज तक हम भुगत रहे हैं, डिवाइडेड हैं और सफर रहे हैं। तो होपफुली हमारी सफरिंग्स एक ना एक दिन ख़त्म होंगी। तो मैं इसके बाद शौकत अली कश्मीरी साहब ने ज्वाइन किया है, उनको कहूँगा कि आज के टॉपिक के हवाले से, कि जो पहलगाम कश्मीर में टेरर अटैक हुआ है, उसको हमने कंडेम करने के लिए कि ये एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इस वेबिनार का इनेकाद किया है। बाज़ दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं, बेचारे उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है, देखते हैं। तो सबका जॉइंटली मैसेज जाना चाहिए कि जो एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, बारबरिज्म है, बारबरिक एक्ट है, तो इसको हम यूनाइटली कंडेम करते हैं, और हम यूनाइटेड हैं अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और कम्युनलिज्म। यू हैव द फ्लोर सर। आदाब। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है कि अशोक कुमार शर्मा जी, बहुत अरसे के बाद उनका दीदार हुआ। शुजा जफर साहब तो हम कभी कभी गुड मॉर्निंग और नेक ख्वाहिशात का व्हाट्सएप पे जिक्र करते रहते हैं। रविंदर पंडिता जी के अक्सर एक्टिविटीज़ का हमें इल्म रहता है। तो बहुत अच्छा लगा आप सारे दोस्तों ने वक्त निकाल के तो आज के इस कॉन्फ्रेंस में, जूम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कबल इसके कि मैं कुछ वाक़यात या टेररिज्म पे बात करूं, मैं आज की कॉन्फ्रेंस के तवसत से उन तमाम लवाकिन के जिनके प्यारे टेररिज्म की नज़र हो गए, उनके साथ कंडोलेंसेस करता हूं और प्रे करता हूं कि उन्हें हिम्मत और जुर्रत दे इस सदमे को बर्दाश्त करने की। टेररिज्म रियासत जम्मू कश्मीर में तो 1947 से ही इसका आगाज हो गया था कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने उस वक्त के टेररिज्म को भी भुगता है, जब हजारों खवातीन किडनैप हुई, हजारों लोग डिस्प्लेस हुए और हजारों 1947 और 48 की उस पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का जो है वो उसकी नज़र हो गए। और आज भी लोग जब सोशल मीडिया के जरिए, थैंक्स टू सोशल मीडिया, के बुजुर्ग, बच्चे, औरतें जो उस वक्त बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, आज जब वो अपनी मेमोरीज को शेयर करते हैं तो यकीन जानिए कि दिल खून के आंसू बहता है। आ, उनका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा खित्ता है, उसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अब तो बांग्लादेश भी है, या अफगानिस्तान है, ये ग्रेट गेम का वो हिस्सा है जिसके विक्टिम हुक्मरान नहीं होते, जिसके विक्टिम हमेशा आवाम होते हैं। जब तक तो वहां सेकुलरिज्म की आदर्श रही, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनली आज भी हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और रिलीजियस। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है जी सर, जी, आ रही आ है। रही है, आ रही है, थैंक यू। आ रही वी है आर आवाज। ऑल हियरिंग यू। हाँ आ रही, बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो चूंकि मजहब का इस्तेमाल तो पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से किया, अनफॉर्चुनेटली मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और जो अखबार, प्रिंट मीडिया के जरिए इस तरह लगता है कि जैसे हिंदुस्तान भी हक पाकिस्तान की तकलीद में निकल खड़ा हुआ है और एक कम्युनल एजेंडा लगता है जिसमें
मुस्लिम और हिंदू डिवाइड और उनके तजादात को गहरा करने के लिए हुक्मरान तक के पॉलिसी साज उसको मजीद गहरा कर रहे हैं, जिसके नताइज अगर कोई अक्लमंद लोग हों तो उन्हें समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने यही कुछ किया, तो उसके नतीजे में 25 साल के बाद पाकिस्तान टूटा। और पाकिस्तान टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मजहब के जोर पे उन्होंने कहा नहीं हम एक कौम है, तो बंगालियों ने उसी वक्त जब जिना जिंदा थे रिवोल्ट किया कि नहीं हमारी अपनी जबान है, हमारी अपनी कल्चर है, हमारी अपनी एक हिस्ट्री है और हम अपनी जबान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिलाखिर 25 साल के बाद वो तो अलग हो गए, लेकिन जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी जितनी तारीखी कौमियतें हैं जिनकी एक तारीख है, एक जोग्राफिया है, एक कल्चर है, वो 1947 से इस वक्त तक मगरबी पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर भी रेजिस्ट कर रहे हैं। वो पश्तूनों की शक्ल में, उनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बलोचों की शक्ल में, सिंधियों की शक्ल में, और ऑफ कोर्स पंजाब चूंकि बहुत बड़ा मिलिट्री बेस्ड है और प्रिविलेज भी है, तो शायद वहां आपको अपने कौमी तहफ़्फ़ुज़ की जो आवाजें हैं वो आपको कम सुनाई दें, लेकिन मफादात तो सारी कौमों के होते हैं। तो लिहाजा पंजाब की सिविल सोसाइटी भी बहुत नाकद है पाकिस्तान के हुक्मरानों की पॉलिसियों पे और डीप स्टेट पे। यही वजह है कि बाज जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त सबसे अनपॉपुलर और सबसे हीटेड इंस्टीट्यूशन है, जिसके साथ लोग हीट करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि उसने सिविल सोसाइटी का स्पेस खत्म किया, उसने पॉलिटिकल मकालमे का स्पेस खत्म किया, और आइडियोलॉजीज जो कि हर सोसाइटी की एक ब्यूटी होती है, उस उन आइडियोलॉजीज पे भी तरह तरह की पाबंदियां लगा के और मुल्लाओं को उनकी परवरिश करके, तो हर उस सैंड वॉइस को जो अकल की बुनियाद पे थी, जो तारीख की बुनियाद भी थी, जो मादी हकीकतों की बुनियाद पे थी, उसको सुप्रेस करने की कोशिश की। तो लिहाजा यहां तो आपको एक रिवोल्ट पीओके में भी लगेगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी लगेगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी गुज़श्ता 2 सालों से रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज की मलकियत के लिए। और पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर भी जो तारीखी कौमियतें हैं वो अपने तशख़्ख़ुस के लिए लड़ रही है, क्योंकि मजहब के नाम पर तशख़्ख़ुस, तारीखी कौमों का तशख़्ख़ुस मिटाने की जो कोशिश है वो कभी कामयाब नहीं हुई है। वो एक, आप कह सकते हैं कि उस वक्त एक प्री हिस्ट्री एज थी कि जब लोगों को तारीख का शऊर नहीं था, तो आप उनको एक लाठी से हाँक सकते थे, तुम ये हो तुम वो हो। जिस वक्त गुलामाना निज़ाम जो है वो पूरे तरीके से अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद था, तो उस वक्त है आज़ादी की बात नहीं की जा सकती थी, गुलामी उस वक्त की कदर थी। और उस कदर के नतीजे में जितने भी मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब ने उसके खिलाफ, उसके बानियों ने गुलामी को गैर शरई करार नहीं दिया, गैर अखलाकी नहीं करार दिया, एक तरगीब दी कि अगर इनके साथ बेहतर सलूक करें गुलामों के साथ तो यह आपके लिए भलाई है। लेकिन आज इंसान 21वीं सदी में रह रहा है, जहां कौमों और कौमियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ आलमी अदारे कायम है और ये सारी नेशन स्टेट उसकी सिग्नेटरी है। तो यूज ऑफ रिलीजन्स के जो जो तबाहकारियां हमने देखी हैं, कि ईरान एक वक्त में साउथ एशिया का एक मॉडल था, तरक्की का, तामीर का, रसर रसाइल का। एक चीज लैक करते थे कि ईरान में जमहूरियत नहीं। जमहूरी आदर्शों के लिए लड़ना हर मुल्क के लोगों का, हर कौम का एक बुनियादी हक होता है। लेकिन अगर आप आज देखें ये यूक्रेन वॉर में, सॉरी टू, मैं थोड़ा सा आपको वो कर रहा हूं कि यूक्रेन वॉर ने, आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के ओलिगार्क्स को एक्सपोज करके रख दिया कि इन्होंने किस तरह मज़ाहिब की बुनियाद पे, इलाकों की बुनियाद पे टेररिज्म को फरोग दिया, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे
جو ہے وہ افریقہ کے دیگر ممالک ہیں، اور کشمیر ہے چونکہ پاکستان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے اذان کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان اگینسٹ کمیونزم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ تخلیق کی گئی تھی. یہ کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کا کوئی پاپولر سلوگن نہیں تھا علادگی کا. اور نہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پنجاب میں تو یونینسٹ پارٹی تھی، مسلم لیگ کو اس نے برے طریقے سے ہرا دیا تھا پنجاب میں بھی، اور دیگر اضلاع کی تو حیثیت دیگر صوبوں کی تو یہی حیثیت تھی، یہی وہ تھی. اور اگر آپ جو ہے وہ خان غفار خان صاحب ہے کی پارٹی، وہ اگر اس وقت کے ریفرینڈم کا بائیکاٹ نہ کرتے، وہ پارٹیسپیٹ کرتے، تو پاکستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ریفرینڈم ہار گیا تھا. سو دیٹ یہ پاکستان کوئی تاریخی بنیادوں پہ نہیں بنایا گیا، مفادات کی بنیادوں پہ بنایا گیا، اور وہ مفادات وہ نہیں ہیں جو ویسے بیان کیے جاتے ہیں. مفادات تھے امپیرلسٹ فورسز کے. اور آج بھی ہم جتنے معاشی میں اکثر ہندوستان کے ماہرین معاشیات کے وہ کرتا رہتا ہوں، وہ فگرز دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ پریڈکشنز کرتے ہیں کہ جی کلیپس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جنہوں نے یہ ایک آپ کے سینے پہ ایک لکیر کھینچی ہے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ملک بنایا ہے، یہ کوئی نیک اور شریفانہ آدرشوں کے لیے نہیں بنایا، یہ مذہبی اقدار کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا، یہ مسلمانوں کے دکھ اور درد میں نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ امپیرلسٹ فورسز کے مفادات کے لیے اگینسٹ سوویت یونین بنایا گیا. اور یہ ڈیوٹی اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ نبھائی، اس پہ تاریخ گواہ ہے. اور کشمیر کا جس وقت سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر میں جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جو 17 جنوری کی ہے، جو 21 جنوری کو پاس ہوئی، یا 13 اگست 1948 کی ہے، اور 1948 کی اس قرارداد کے ساتھ باقاعدہ ایک میتھڈولوجی جس کو ٹروس ایگریمنٹ، اشوک کمار شرما جی تو ایک جوریڈیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، کہ ایک ٹروس ایگریمنٹ بھی دیا کہ یہ پاکستان نے کرنا ہے، یہ انڈیا نے کرنا ہے، یہ کام انجام دے کے تو ہم لوگوں کی آرام حالم کریں گے. ان ریزولوشنز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان کا کوئی لوکل سٹینڈ آئی نہیں ہے، لیکن سرد جنگ کے عہد کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہندوستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے بغض میں مغرب نے اس ایشو کو ڈیلے کروایا، اس ایشو کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی اپنا کردار نہیں کیا، بلکہ پاکستان کو کہا بچے لگے رہو منا بھائی. اور اس کے نتیجے میں سفرنگ کس کی ہوئی؟ سفرنگ پنڈتا جی کی ہوئی، سفرنگ ظفر شجاع صاحب کی ہوئی، اشوک کمار شرما جی کی ہوئی، شوکت کشمیری آج جلا وطنی، ناصر عزیز خان اور ہزاروں پی او کے لوگ جو ہے وہ آج جلا وطنیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں کہ ہمارے اس دھرتی کو، جسے آپ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں یا آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور گلگت بلتستان، یہاں کے لوگوں کے روح اور تن کے رشتے کو خطرے میں ڈالا گیا، اور لوگوں نے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے. اور آج آپ مڈل ایسٹ دیکھ لیجئے، آج آپ یورپ دیکھ لیجئے، آپ امریکہ دیکھ لیجئے، نارتھ امریکہ دیکھ لیجئے، ہر جگہ، بلکہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا جزیرہ ہو جس میں آپ کو پی او کے کا اور گلگت بلتستان کا بنڈا نہ ملے. اس پہ ہندوستان نے ہمارا جو بہت وہ ہے کہ ہندوستان نے اس کو انسانی نقطۂ نظر سے کبھی سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور وہ بھی پروکسی وار اور پروکسی پالیٹکس. وہ پاکستان کے ایسے تحت میں آیا کہ اس نے بھی جو حصہ اپنے پاس تھا ان پہ ٹرسٹ کرتے، ان کے اعتماد کرتے، ان کو اعتماد دلاتے، انہوں نے وہاں بھی شک کی وہ دیواریں کھڑی کر دی، اور اس شک کی بنیاد پہ پروکسی پالیٹکس کا ایک ایسا لمبا دور گزرا ہے جس میں کہ آپ نے وہاں کی جو انڈیجنس وائسز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا.
दुनिया में हम ये देखते हैं कि जो जमहूरी माशरे होते हैं, उन जमहूरी माशरों का जो रहनुमा है, ओलिगार्स नहीं देखते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जो जमहूरी लीडर्स होते हैं, वो लोगों की कंसर्न्स को हमदर्दी के साथ सोचते हैं। वो अपनी ही सोसाइटी को कम्युनल बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे तकसीम नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हमने देखा कि आपने प्रमोट किया जम्मू वर्सेस श्रीनगर, श्रीनगर वर्सेस जम्मू, लद्दाख वर्सेस श्रीनगर, ये सब पॉलिटिक्स जो है वो अल्टीमेटली अगर आप इसका क्रक्स निकालेंगे तो ये हिंदुस्तान को कमजोर करने की पॉलिसियां थी। लेकिन कोता अंदेश हुक्मरानों ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि अगर कश्मीरी और जम्मू का और श्रीनगर के लोगों का इत्तेहाद मुतासर होगा तो अल्टीमेटली कौन, किसको इसका इफेक्ट होगा। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और गैर मुस्लिम की हम दीवारें खड़ी करेंगे तो अल्टीमेटली दुश्मनों को तो आपको जरूरत ही नहीं है। और जो पहलगाम में आप ये देखिए कि पूरी कश्मीर की सिविल सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ दे कम आउट, और उन्होंने इस वाक़े की बहुत लाउडली मजम्मत की। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के अंदर हमेशा टेररिज्म के खिलाफ बहुत स्ट्रांग वॉइसेस रही हैं, और उसके लिए कश्मीर के, रियासत जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल वर्करों ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने चुकाई है, सेकुलर लोगों ने कम्युनिस्टों ने चुकाई है कीमत। उसकी कीमत जो है वो वहां की पंडित कम्युनिटी ने चुकाई है। और कई एक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान ने उन तमाम सेकुलर मुसलमानों के कत्लेआम को कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया, और न ही उनकी उन कुर्बानियों को जो वो सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात के लिए कर रही थी, उसको कभी स्पेस नहीं दिया अपनी अपने अपने हाँ अपने ऐवानों के अंदर। और हुक्मरान वही कम्युनल, वही ओल्ड पॉलिसियां, डिवाइड एंड रूल्स। और आज भी अगर तारीख देखें तो ये तो हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी को पूछना चाहिए कि अगर जब से बीजेपी आई है तो इस तरह के वाकयात कंटिन्यूअसली क्यों हो रहे हैं, और इसका इन्होंने तोड़ क्या निकाला। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, कोई इंटरनेशनल डिग्नेटरीज आता है पाकिस्तान के बारे में, तो कोई हमें शक व शुबा नहीं है। ये ऑपरेशन टिपैक पे तो आर्टिकल लिखे गए, लोगों ने इसको विटनेस किया। और आप देखिए कि 1988 से एक प्रॉक्सी वार आपके यहां चल रही है, उसके कम्बैट के लिए आपने लोगों की एम्पावरमेंट क्या की। आज आप टेररिज्म का नाम लेके जब लोगों के घर डायनामाइट करेंगे तो सोशल मीडिया के जरिए जब देखते हैं तो आप फैमिलीज को, यानी एक फैमिली के अंदर मेरा बच्चा खराब हो सकता है, आपका बच्चा खराब हो सकता है, कोई किसी के बहकावे में आ सकता है, लेकिन जब आप किसी का घर उजाड़ते हैं, जब उसको डायनामाइट करते हैं, तो ये पेन अगर हिंदुस्तान की सेकुलर सोसाइटी महसूस नहीं करेगी तो आप तो उस पूरे खानदान को धकेल रहे हैं प्रॉक्सी वॉर की तरफ। आप कौन सा इस प्रॉक्सी वॉर को कम्बैट करने के लिए जो इंडिजिनस आबादी है उसको कॉन्फिडेंस में रहे हैं। आपके यहां तो आपके चीफ मिनिस्टर को आप बैठाते नहीं है वो जो 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 सिक्योरिटी मेजर्स लेने के लिए जो है। तो ये अगर आप इर्रिस्पेक्टिव, अगर आप तंग नजर पॉलिटिक्स के दायरे में सोचेंगे, मजहबी बुनियादों पर सोचेंगे, तो आप ये समझें कि आप एक जुर्म में शरीक हैं। वरना इलेक्टेड लीडरों को अगर इस कम्बैट में एतमाद में नहीं लिया जाता तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत जोश और जज्बा पैदा होगा? नहीं, बल्कि सोसाइटी कमजोर होगी। बल्कि जिस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स को आप मार्जिनलाइज करते हैं तो आप दरअसल पूरी पॉलिटिकल सोसाइटी को मार्जिनलाइज कर रहे होते हैं। और लिहाजा इस मार्जिनलाइजेशन की इस पॉलिसी पे आपको बहुत लाउडली, ये जो मेजोरिटेरियनिज्म है, इसके खिलाफ आपको बात करनी होगी। आपको उन कुव्वतों का साथ देना होगा, कश्मीरियों को, जो कुव्वतें सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए,
रूल ऑफ लॉ के लिए, मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ और तंग नजरी और फिरका वारियत के खिलाफ खड़ी हैं। और अगर आप फिर भी छोटे छोटे मफादात के लिए कम्युनल एजेंडे के साथ जुड़े रहेंगे तो याद रखिए, इन हुक्मरानों को जो आप में या हमारे यहाँ, इनके पास कोई प्रो पीपल एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान की तो पूरी तारीख है 76 सालों से, जिस मुल्क में आमरीतें मुसल्लत हो, जिस मुल्क में हर तीसरे दिन फौज अपने ही इलाकों को फतह करती हो, हाँ आप किस भलाई की तवक्को करते हैं? लेकिन हिंदुस्तान के साथ जो दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों को तवक्कुआत थी, ग्लोरीफाई करते थे, जिस वक्त आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रेडिबल थे, जिस वक्त आपके इंस्टीट्यूशन विजडम के साथ इंडिपेंडेंटली फैसले करते थे, जब आपका मीडिया जो है उसको पूरी दुनिया के अंदर लोग ग्लोरीफाई करते थे। आज आपके मीडिया की शोहरत यह है कि ये तो सारे गोदी मीडिया है। और जब आप डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे अगेंस्ट टेररिज्म और वहां मोदी जी कहते रहेंगे, तो फिर तो लोग ये समझते हैं कि ये सारे स्टेट स्पॉन्सर। मैंने बर्तानिया के उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखा। तो लिहाजा आप अपना कलर जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करें बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए कश्मीरी, तो एट दैट टाइम आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का दुमछल्ला बनने के बजाय आप उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे जिसकी वजह से कॉमन इंडियन, कॉमन कश्मीरी, कॉमन पाकिस्तानी जो है वो मुतासर होता है। तो ये कुछ वहां जो है, वहां भी विजडम का स्पेस बहुत कम रह गया है। और इलेक्शन की पॉलिटिक्स ने इंडियन सोसाइटी को इतना मुतासर किया है कि आज लोग एक दूसरे पे को शक की नजर से देखते हैं। हर होने वाले वाकयात के खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती हैं। लेकिन ये याद रखें कि 1988 से लेके 1988 से लेके हम मुसलसल कह रहे, कल एक कोई कह रहा था कि आप लोगों ने हमारे सारे वीलॉग, मैं कभी कभी पंडिता साहब के साथ भी, शुजा साहब के साथ भी शेयर कर रहा हूं, हम तो कह रहे थे कि भाई यहां जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टिल इंटैक्ट है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। यहाँ की सेकुलर या जमहूरी वॉइसेस को कुचलने के लिए बंदूक बरदार हर जगह थ्रेट करते हैं। हमारी पार्टियों की रिलीज पे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। हमने ये कहा कि ये जो आजाद, ये मैं अशोक कुमार शर्मा जी, मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आजाद कश्मीर, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, जो अंडर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर है, यहां तो कोई फॉरेनर्स बगैर प्रायर परमिशन इंटीरियर मिनिस्ट्री के वो इंटर नहीं हो सकता। हमास के लीडर और सारे बैंड आउटफिट रावलाकोट में दिन दिहाड़े उन्होंने घोड़ों के जरिए भी मार्च किया, उन्होंने पैदल भी मार्च किया, और सब बंदूकें लहराते हुए और मुंह पे मास्क चढ़ाए हुए। किसी ने उसको उस वाक्य को सीरियसली एसवाईयू के, पीएनपी के। फिर आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने 5 जनवरी को खुद नारे लगाए, अल जहाद अल जहाद, अल कुताल अल कुताल। किसी ने उसको सीरियस लिया? उसने ऐलान किया प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, कि आजाद कश्मीर के बजट को हमने डाइवर्ट कर दिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मुजाहिदीन के नाम, जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन उनके हैं, जो कत्तो गारत गरी को फखर से बयान करते हैं। आपने कोई उस पर संजीदगी ली? जब आसम मनीर ने, जनरल आसम मनीर ने रीइटरेट किया इन्हीं बयानियों को कि 2 नेशन थ्योरी है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, कहा या नहीं कहा? आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? लेकिन क्या उस पे कोई अकाउंटेबिलिटी? तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो तो सारे अगेंस्ट पाकिस्तान है, चाहे वो रावलाकोट के अंदर इन बैंड आउटफिट्स की, इंक्लूडिंग हमास की वहां प्रेजेंस, या प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के वो नारे, या आसम मनीर का। ये वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो इस बात का इजहार करते हैं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके पीछे पाकिस्तानी डीप स्टेट का हाथ है। लेकिन अब कोई ये कहे कि जीएचओ से कोई पेपर चुरा के लाके तो आपके हाथ में देगा तो आपको यकीन आएगा और आप जो है अलर्ट नहीं होंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि उन हुकूमतों का एहतसाब कीजिए जो दूसरों पे इल्जाम लगा के तो खुद जो है वो मजलूम बनने की कोशिश करती है। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पाकिस्तान में कोई मरता है
तो इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान। और अगर इंडियन कश्मीर में मरे या इंडिया के अंदर मरे, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये अहद उन्होंने किया हुआ है। और टैक्स पेयर के लाखों करोड़ों फंड्स जो है वो सिक्योरिटी के लिए मुख्तस करते हैं। तो ये पूछना भी आपका हक है कि सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों होते हैं, बॉर्डर से लोगों की क्रॉसिंग कहां होती है, उसके पीछे क्या क्या टूल्स है, क्या क्या अजाइम है। और बाज दफा हुकूमतें ये चाह रही होती हैं कि ये इंसिडेंट हो जाए, उनको पता होता है कि कुछ लोग तैयार बैठे हैं अटैक करने के लिए, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट, ये नहीं कि गवर्नमेंट उनको कोई पैसे दे के ऐसा काम करवाती हैं, बल्कि वो सिक्योरिटी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। और जब सिक्योरिटी रिलैक्स होती है तो धन लोगों का इसी तरह कत्लेआम होता है, जिस तरह बेरहमी के साथ पहलगाम के अंदर, और कोई सिक्योरिटी के फुटप्रिंट नजर नहीं आए। बेचारे निहत्ते लोग वहां जो मकामी थे, उन्होंने अपने कंधों पे उठा के, अपने वो पूंयों पे उठा के जो है ना उन्होंने पहुंचाया। और कुछ लोग उन टेररिस्टों की नजर भी, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया कर, उन्होंने जी मजहब पूछा। और भाई वो जो कुछ भी पूछे, वाई यू आर प्रोमोटिंग देयर नैरेटिव्स? आपको तो अक्ल का नाखून लेना चाहिए। आप क्यों कम्युनलिज्म, यही तो पाकिस्तान चाहता है कि वहां ऐसा कम्युनल डिवाइड पैदा हो और वहां का मुसलमान थ्रेटन हो, और अल्टीमेटली वो इनकी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हो। आप तो वो काम गुज़श्ता 10 सालों से वही तो काम आप कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके लिए इस पॉलिटिक्स का अनफॉर्चुनेट ये है कि लोगों ने विजडम दिखाया, श्रीनगर वालों ने भी विजडम दिखाया, जम्मू वालों ने भी विजडम दिखाया, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी विजडम दिखाया कि वो आज तक पूरी हिस्ट्री आप देखिए, दुनिया भर के मुसलमान, यूरोप से मुसलमान जाके सीरिया में लड़े उस कम्युनल एजेंडे के तहत, उस एक्सट्रीमिस्ट एजेंडे के तहत। पाकिस्तान से लोग गए, औरतें गई, मर्द गए, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऐसे कोई फुटप्रिंट नहीं है कि किसी भी इंटरनेशनल टेररिज्म के का वो हिस्सा बने। ये चीजें अगर आप जैसे लोग, पंडिता जी जैसे लोग, अशोक कुमार शर्मा जी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग, और वो जिनका एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद हो, इस मुल्क के अंदर लोग एक दूसरे के दुख दर्द को जाने, तो मैं आपको बताऊं कि आपके हुक्मरान, ये बात बहुत तल्ख है, मुझे माफ करेंगे, लेकिन आपके हुक्मरान जिस एजेंडे की तरफ रवां दवा है ना, वो यहां एक कम्युनल वॉर करवा के छोड़ेंगे, जिसको सिविल वॉर कहते हैं, कि लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर असला खरीदना शुरू कर दें। आप ऐसी कैफियत के खिलाफ मज़ामत करें। मैं तो पंडिता साहब को कहूंगा कि अलामती तौर पर आपको 2-4 घंटे की श्रीनगर के अंदर हंगर स्ट्राइक करें, कि बंद करें इस कम्युनल सोच को, और इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और कोई भी वजीर, कोई भी मशीर, कोई भी एमएलए, कोई एमएनए, कोई लेजिस्लेटर अगर कम्युनल एजेंडे को फरोग देता है तो उसके बाइकआउट की अपील करें, तब जाके सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ बनती है, तब जाके सोसाइटीज के अंदर विजडम प्रिवेल करता है। अदरवाइज हमने बहुत मारे खाई हैं। हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर लश्कर तैयबा तक के लोगों ने हम पे हमले किए, मैं खुद जख्मी रहा, और फिर उल्टा जो है वो हमें ही फिर गिरफ्तार भी किया गया। और अल्टीमेटली जिस वक्त हमारा ये पीस का एजेंडा फैलना शुरू हो गया, 2 दफा तो मुझे किडनैप किया, ये तो आप सब लोगों को पता है। 8 महीने मैंने सोलिटरी कन्फाइनमेंट ली, और अल्टीमेटली जो मैं रहा हुआ तो वो इंटरनेशनल प्रेशर की बुनियाद पे हुआ। आज अगर मैं जिंदा हूं तो उसमें चलो जिंदगी का वो एक फेथ भी है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और खास करके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसी तरीके से यूएस टास्क फोर्स, और उनके फॉरेन ऑफिस की। तो अगर आप मौत के खौफ से छोटे छोटे मफादात के लिए कंप्रोमाइज करते जाएंगे तो सोसाइटीज नहीं बच पाएंगी। और ये हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इन सब लोगों ने फौज के गलत फैसलों के आगे हथियार डाले, सजदे किए,
खड़ा होने के लिए तैयार कोई नहीं हुआ, फांसी कोड़े खाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, जेलों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, छोटी छोटी उन्होंने सजाएं दी, इन्होंने माफिया मांग के तो जिंदगी तो ले ली। लेकिन आज उनके पता है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो अगर आपने भी यही किया तो माशरे तो तबाह हो जाते हैं। अब आप देखिए ना कि यूरोप के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। है ये कॉन्टिनेंट जिसको यूरोपियन कॉन्टिनेंट कहते थे, इसको दुनिया का एडवांस कॉन्टिनेंट कहा जाता था। लोग ये दुनिया के अमीर कॉन्टिनेंट में शुमार होता था। लेकिन यूक्रेन वॉर में इन्होंने एक प्रॉक्सी का रोल अदा किया। आज पूरा यूरोप जो है वो रिसेशन, एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, हर चीज को भुगत रहा है। और जो ओलिगार्स हैं वो वॉर कैपिटल के साथ जुड़ के अपनी जाती तिजोरियां भर रहे हैं और आवाम सड़कों पे हैं। यहाँ भी एहतजाज हो रहा है। आप फ्रांस देख लीजिए, यूके देख लीजिए, ब्रसल्स देख लीजिए, एवरीवेयर। और यूरोप का वो जो हिताद, जो एक एडवांस आइडियोलॉजी दी गई थी कि भाई हम एक यूनियन के तहत ऑपरेट करेंगे, एक मुल्क के वीजे के विजिटर जो है ना वो 27 मुल्कों का विजिट कर सकता था। आज हंगरी अलग खड़ा है, स्लोवाकिया अलग खड़ा है, और कई मुल्क हैं जिनको शदीद एतराजात हैं यूरोप के इस एजेंडे को, जो वॉर का एजेंडा है, इसके खिलाफ। आपको भी ये रोल अदा करना पड़ेगा और उन तमाम लोगों की बहुत बुलंद आवाज से उनकी मजम्मत करनी पड़ेगी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो बुद्ध है, चाहे कोई भी है जो प्रॉक्सी वॉर को सब्सक्राइब करता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप लोगों को उन फैमिलीज का ख्याल करना चाहिए जिनका कोई कसूर नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, आप अपने घरों के, अपने रिलेटिव्स के अंदर देखें, यही बच्चे हैं जो गलत गाड़ियों में उलझ जाते हैं, लेकिन उनकी सजा उनके अगर पेरेंट्स को, उनके खानदानों को मिलेगी तो आप यूं समझें कि पाकिस्तान के उस लगाए हुए ट्रैप में आ गए हैं। और आप जितने ज्यादा तादाद में लोगों को विक्टिम बनाएंगे, वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए उनके पास वो कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है सिवाय इसके कि जंग लड़ने के। तो ये कुछ ना कीजिए। हमें चाहिए कि हमें अमन को फरोग देने के लिए, दोस्ती को फरोग देने के लिए, भाईचारे को फरोग देने के लिए, सेकुलर इतिहास को फरोग देने के लिए उन वॉइसेस को स्ट्रेंथन करना होगा, उसके साथ अपना तावन देना होगा। हम तो ये बात गुज़श्ता 40 सालों से एक एक चीज को एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमतों के अपने एजेंडे हैं। उनको तो आज अगर मैं बंदूक उठा लूं तो मुमकिन है 10 मुल्क जो है ना वो पैसे लेके आ जाएंगे, जनाब चलिए हमसे लीजिए। लेकिन ये पीस की वॉइसेस आज के हुक्मरानों को अच्छी नहीं लगती। दे डोंट वांट टू पीस इन द रीजन। सो हम लोगों को जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, जिनकी आवाम के साथ जुड़ा था, मैं वेलकम करता हूं अपने अहमद फरशाद साहब को कि वालेकुम। थैंक यू सर, सॉरी फॉर जो है। तो मैं बस इन्हीं अल्फाज के साथ ये कहूंगा कि ये पूरी एक हिस्ट्री है प्रॉक्सी वॉर की। इसको उसी अंदाज में देखिएगा तो इन इंसिडेंट की कमियां आप मिला लेंगे कि हु इज इन्वॉल्व इट। इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। और 3 वाकयात के अगर इन्हीं लोगों की तकरीरों को देख लीजिए, और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई लेमैन है या ये मेरी तरह के कोई सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं या किसी पार्टी के लीडर हैं। ये हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं जिनके हाथों में ये सारे रिसोर्सेज हैं। और जब कोई रिसोर्सफुल है, जो जिसके पास अख्तियार है, वो जब इस तरह के नारे लगाता है तो और आपको किस चीज की क्या शवायद चाहिए? ये शवायद आपके पास मौजूद है। और गुज़श्ता 40 साल की हिस्ट्री के कौन सा शख्स है जो इस प्रॉक्सी वॉर की नजर नहीं हुआ है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे लोगों ने, हुकूमतों ने, इदारों ने, वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी, आप कह सकते हैं कि उस एरिया को अबंडन रखा हुआ। ट्रम्प साहब कहते हैं वो जी ये 1500 साल का, उन्होंने तो एक आप जो किया, जो उनका स्टाइल है, उसने सिर्फ इतना इजहार किया, आपका ध्यान डलवाया है कि ये मसला हमारे पास मौजूद है, ये हल तलब मसला है। इसलिए इस पे सोचिए, बजाय इसके कि आप नैरो नेशनलिज्म और मेजोरिटेरियनिज्म के तहत
जमीनों की बंदरबांट का हिस्सा बने, आप लोगों के मफादात को सोच के। मैं आपसे यही तवक्को करता हूं, और अगर मेरी कोई बात किसी भी साथी को यहाँ ग्रां गुजरी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत जला हुआ है। जिस तरह और निहत्ते लोग पूरे 30 मिनट तक वो इस जुल्म और जबर का शिकार होते रहे, वो घर वो कैसे सुखी रहेगा जिन्होंने 16 अप्रैल को शादी की और हनीमून बनाने के लिए पहलगाम आए और वापस उनकी डेड बॉडियां गई। उनके दुख को महसूस कीजिए, और उनको ये दुख देने वालों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, चेयरमैन यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा बड़ा मुफस्सल अंदाज में कि पीओके में किस तरह एक्सट्रीमिज़म टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को उसी तरह की जो जारी रखा हुआ है 80 से लेके। तो मैं जफर शाह साहब को वेलकम करता हूं सर, सीनियर थैंक यू वाइस सर। प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो काफ़ी देर से ये ट्राई कर रहे थे, नेटवर्क का इशू आ रहा था। ऑनर है या सर कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं तो माफी मैं चाहता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। आई ट्राइड माय बेस्ट एंड बट आई सक्सीडेड इन द एंड। थैंक यू सर, इट इज़ एन ऑनर। तो मैं अब शुजा जफर साहब जो चेयरमैन हैं जम्मू मुस्लिम फ्रंट, तो उनको माइक देता हूँ सर। हम आपकी एक्सपर्टीज, आपका जो शुक्रिया, ओपिनियन, जो शुक्रिया नासिर रिसेंट साहब। टेरर अटैक हुआ है तो उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहेंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया नासिर साहब। तमाम साथियों को मेरी तरफ से आदाब। और मैं ये आज की मीटिंग है, कि मैं बहुत मायूस दिल से, बहुत पशेमान होकर मैं ये अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर जो हलाकतें हुई हैं, उस हलाकतों ने हमारे चेहरे पर एक बदनुमा दाग सा लगा दिया है। इंसानियत शर्मसार हुई है। और मैं उस लड़की पर, मुझे हर वक्त उस लड़की का ख्याल आता है जो अपने हस्बैंड की लाश के पास बैठ के रो रही थी। पाकिस्तान ने 1947 से लेकर आज तक यही किया। कश्मीर एक अलग आइडेंटिटी थी। जब 47 का डिवीजन हुआ तो कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ नहीं था, ये बाद में हुआ। ये बाद में हुआ, और हमारी आइडेंटिटी आज, आप हिंदुत्व का नारा दे, बहुत अच्छी बात है, हम रोकेंगे नहीं, बनाइए। हर मुल्क कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इंसानियत की बिना पर मुल्क बनते हैं। आज आप देख लीजिए, 2,500 से ऊपर आदमी उस वक्त पहलगाम में था। आप मुझे बताएं, 26 की हलाकत हुई, बाकी जो लोग थे उनको किसने बचाया? उनको आदिल शाह साहब जैसे लोगों ने बचाया, जो वहां पर घोड़े का काम करते थे। उन्होंने अपने घरों में उनको दिया। इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, मुसलमान के जहन में नफरत नहीं है, देशभक्ति है। अब रहा सवाल, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान ने? मैंने अभी पंडिता साहब से बात का, ऑफ द ट्रैक बात हो रही थी, मैंने कहा जम्मू कश्मीर के ऐसी गायें हैं जिसको सारे अपनी खूंटी के साथ बांधना चाहते हैं। जखायर थे इसके अंदर बड़े बड़े मिनरल्स है, पानी है, और सुकून है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बड़ा सुकून था। इस सुकून को उन्होंने सबने कैश किया, चाहे वो हिंदुस्तान था, चाहे वो पाकिस्तान है। अब इंडिया के अंदर, अब हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, 70 साल से हम यहाँ रहते आ रहे हैं, तो हमने डेवलपमेंट काफी देखी, बहुत डेवलपमेंट देखी, एजुकेशन देखी, और ये ऐसा माहौल आज तक कभी नहीं हमने एक्सपीरियंस किया था। इसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई 47 के बाद, जब उन्होंने नारे देना शुरू किए, इस्लामिक नारे देना शुरू किए। जब एक कंट्री इज्म के बेस पे बनती है, तो फिर दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इन्होंने भी वही स्टेप उठाया, और गलत स्टेप नहीं है। हिंदुत्व का स्टेप गलत नहीं है, ये बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बेस पर बना हुआ था। उसका ये फायदा उठाते रहे। यूरोप भी अपना फायदा उठा रहा। यूरोप ने अपना यहाँ पर हथियार बेचने के लिए, उसने यहाँ पर अपना बाजार गर्म किया, कभी किसी को पैसे दिए। अब इसराइल भी बीच में आ गया, अब चाइना भी बीच में आ गया। अब बड़ी ताकतें इसके अंदर मुलव्वस हो चुकी हैं। शौकत साहब ने वजह फरमाया कि हमें प्यार मोहब्बत का माहौल, वो अब नहीं हो सकता शौकत साहब।
क्योंकि दिलों के अंदर इतनी दूरियां हो चुकी हैं, इतना कुछ इंजेक्ट हो चुका है 70 साल के अंदर, पाकिस्तान ने इसकी बेस रखी, इतना हो चुका है। हर आदमी अब सोचता है यार ये नासूर हो चुका है रिश्ता, इसको अलग ही करो। पढ़ा लिखा, इंडिया में जितना पढ़ा लिखा जो काडर है वो भी यही सोचता है, यार नासूर बन चुका है, नासूर बन चुका है। आज सभी पॉलिटिशियन है, उनकी जुबानें बंद हैं। वजह क्या है? स्पार्किंग पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान ने ये स्पार्किंग की है और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये हम नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक भुगत रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने गन दिखाई, उसने इस्लाम को एक टेररिज्म का शेप दिया। ये या टेररिस्ट हमारा जी जिहाद है, कौन सा जिहाद था ये कौन सा जिहाद लेकर चले थे? ये निहत्तों को मारना जिहाद था। और इनको मार के ये मैसेज भेजना प्राइम मिनिस्टर मोदी को बता दो, ये कोई जवाजी थे? इस जगह अगर हम उनकी बच्चे रखें, उनकी बहनें रखें, या उनकी माएँ रखें, या उनकी लड़कियां रखें, उनको दर्द नहीं हो? ये दर्द का रिश्ता जब हर्ट होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली इसके रिप्रेशन जो होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। आज नफरत का बाजार गर्म है, अब हर जगह कश्मीरी को मार पड़ रही है, हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि हमें पाकिस्तान ने एक ऐसा ऐसा चोला पहना दिया जो इंसानियत का नहीं, शैतान का था। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हुए ये अपील करूंगा, हमें आगे बढ़ के इंसानियत के लिए काम करना है। जितने से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आपने शौकत साहब ने बात की कि कश्मीर में चीफ मिनिस्टर को बुलाया नहीं जाता। क्यों बुलाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्यों बुलाएगी? सरकार जब भी इंसान हुकूमत करता है, या तो करप्ट जो होता है वो उसकी बड़ी बेइज्जती होती है, उसको तो सारे दरकिनार करते हैं। और ईमानदार है तो ईमानदार से सब डरते हैं। अब कश्मीर इशू पे बड़ी बातें ऐसी हैं, मैं नहीं खोलना चाहता। मेरे भाई ये मुजफ्फर शाह साहब बैठे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी एक कुर्बानी दे के बहुत बड़ी इन्होंने एक जंग लड़ी है इस दौरान। और ये जो 370 और 35 की बातें जो है जम्मू के डोगरे तक पहुंचाई है, मैं बहुत ममनून हूं उनका कि इन्होंने वैसी चीजें की। मगर करप्शन करप्शन एक ऐसा मुद्दा था जिसने हमारी जड़ें खोखली कर दी। मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे अपने ख्यालात हैं। आप कहते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए, हम हिंदू मुसलमान आगे निकले, मैं बीच में से चलता हूँ। अशोक शर्मा जी भी जानते हैं, मेरे साथ के जो बचपन के पढ़े हुए लोग थे, कि शर्मा जी को पता है, साइंस कॉलेज में हम पढ़ते रहे, आज वो भी वही बात करते हैं जो एक बगवाधारी बात करता है। क्योंकि अब इन्होंने समझ लिया है कि भैया टू नेशन थ्योरी थी, इसमें हमें इनसे अलग होना है। अखनूर में वो मंत जी थे, कल उन्होंने बात की, अगर आप लोगों को जीना है तो मुसलमानों को आपको बाइकाट करना है, गुजरों से दूध मत लो। ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। और शुरुआत मैं सारा ठीकरा जो है पाकिस्तान पे ठोकता हूँ। इंडिया पे भी है, गलती की इन्होंने, 70 साल में इन्होंने कोई फैसला नहीं किया हमारा। उसका उसका ये नतीजा निकला, चाइना ने हमारा आधा हिस्सा खा लिया। अब चाइना भी बीच में आ गया, अब अमेरिका भी चाहता है कि सेकंड ग्लेशियर में जाके मैं बैठूं। हर आंख जो है वो हमें खाने को लगी हुई है। इसमें मुझे नहीं लग रहा, मुझे माफ करना जी, मुझे नहीं लग रहा हमारे में वो विल रही है। अब हमारे में वो विल रही है कि हम इस चीज को वापस दोबारा ला सकें। ये मुझे हैरत होती है आपको देख के, नासिर साहब को देख के, शौकत साहब को देख के, कि आप, और ये पर्दा साहब को खासकर देख के, कि कितना जिद्दोजहद करते हैं कि हम जुड़ जाए। 70 साल में उन्होंने हमें मारा, अब 70 साल आगे गए हैं, जुड़ने का मुझे कोई ऐसा चांस नजर नहीं आता। फिर भी अल्लाह ताला से मैं दुआ गौज हूँ कि हमारे को वो हिम्मत दे ताकि हम जुड़ जाएं, और हमारा जो ये खिता है ये दोबारा से अमन शांति की तरफ चले। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई मेरी बात गलत हो तो उसे मैं माफी चाहूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी खूबसूरत बातें की। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आप देखिए कि हिंदुस्तान का जो आइडिया था ना, आइडिया ऑफ इंडिया,
वो था सेकुलरिज्म पे, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कम से कम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी किसी की ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और एरिया और कुछ भी। लेकिन पाकिस्तान का तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो उसमें तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम जो है ना, कोई भी हेड ऑफ स्टेट या की पोस्ट पे नहीं जा सकता। और जिस तरह आपने कहा कि ये मतलब टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म वहाँ से आ रहा है, तो नो डाउट। और आप देखिए कि वहाँ पे जितने भी जिहादी लीडर हैं, बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो पूरे इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज़ में, तो उनको तो ना खुद किसी को शहादत नसीब हुई और ना उनके बच्चों को होती है, क्योंकि वो लोगों के गरीबों के बच्चों को भेजते हैं, खुद तो आते नहीं है और ना खुद वो लड़ते हैं। तो बहरहाल हमारी कोशिश है, और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जो है ना वो लोग हैं जो सेकुलर लोग हैं, ये नहीं है कि सारे, कोई इतनी बड़ी डिवीजन आ गई है उसमें, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है सेकुलरिज्म की बड़ी लंबी है, और करोड़ों लोग सेकुलर हैं और जो कहते हैं कि पहले इंसान है बाद में मजहब है। तो हमेशा होप रखनी चाहिए। और क्योंकि जो हुकूमतें होती हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, मीडिया होता है, उनके पास हजारों तरह के हथकंडे होते हैं अपना प्रोपोगंडा फैलाने के लिए। तो कुछ लोग उस प्रोपोगंडे में आ जाते हैं, लेकिन जो सैन वॉइसेस होती हैं अल्टीमेटली वही, और जो ट्रुथ होता है वही प्रिवेल करता है, और जो ह्यूमैनिटी है वही प्रिवेल करेगी। तो हम ऑप्टिमिस्ट हैं, अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तो अब मैं, जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मुजफ्फर शाह साहब, तो मैं उनको फ्लोर दूंगा। मैंने उनकी वीडियोस भी देखी। आदिल शाह जो इस पूरे उसमें टूरिस्टों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और एक एग्जांपल सेट की कि हमारे जो मेहमान हैं, कोई हम मज़हब के बेस पे किसी को ना वो हेट करते हैं, बल्कि उसने अपनी जान दे के, तो एक हीरो जो कश्मीरियों की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा कि वो अपनी जान पे खेल गया, लेकिन टूरिस्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आखिरी दम तक कोशिश की। यू हैव द फ्लोर सर, प्लीज। जफर शाह साहब। शुक्रिया बहुत बहुत नासिर साहब। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ये सिस्टम में कनेक्शंस में टाइम लग गया मुझे आपके साथ कनेक्ट होने में, मगर आज अभी मुझे मालूम नहीं है कौन कौन इसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ कि अभी आप थे, अपने सरदार साहब शौकत साहब की मैंने बात सुनी, अपने मेरे अजीज मेरे जो बड़े भाई हैं अपने जफर साहब जम्मू के, उनसे मैंने बात सुनी, और उन्हें नाम लिया कोई पंडिता साहब वहाँ पे हैं। ये मैं देख, रविंदर पंडिता जी हैं जो अच्छा पहले भी हमारे वेबिनार्स में होते थे। अशोक कुमार शर्मा जी हैं हमारे साथ। तारुफ एडवोकेट साहब थे गिलगित बल्तिस्तान से, तो उनका नेटवर्क का इशू है, डिस्कनेक्ट हो गए, होपफुली वापस ज्वाइन करेंगे। तो रूमी मेरी शर्मा तरफ से साहिबा ने हमें ज्वाइन करना था, वो ट्रेवल कर रही हैं, उनके अंकल की डेथ हो गई, तो वो ट्रेन में कह रही थी कि अगर मुझे 2-4 मिनट मिले तो डेफिनेटली वो होंगे। फिर तारिगामी साहब ने प्रॉमिस किया था, लेकिन कह रहे थे कि साथ में मीटिंग्स भी हमारी जा रही हैं, यूसुफ तारिगामी जी। हाँ 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 और फिर हमारे जो मैं भी आपको, रविंदर शर्मा जी जो है चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर इंडियन कांग्रेस के, जो जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी अपना मैसेज कन्वे किया है, तो मैंने वो पढ़ के उनका मैसेज सुनाया है। तो हमारा आज का मकसद ये था सर कि पूरी जो इकाइयाँ हमारी रियासत की, हिस्टोरिकल जी जो रियासत है, तो हम जी मिल के इस जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको कंडेम करें और अपनी बिल्कुल। सिंपैथी और सॉलिडेरिटी विक्टिम बहुत फैमिली बहुत को शुक्रिया। दें। जी बहुत सर, बहुत यू हैव द फ्लोर। मैं अस्सलाम वालेकुम आपको कह रहा हूँ, शौकत साहब को, अपने जफर साहब को, और मैं नमस्कार आदाब कह रहा हूँ अपने पंडिता साहब को, अपने रविंद्र शर्मा जी को। हमारी तरफ से कश्मीर से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ग्राउंड जीरो पे हूँ। और जैसा आपने अभी कहा, कल मैं गया था, जो ये हमारे जो इस बच्चे ने जान दी वहाँ, मरहूम आदिल ने, मैं उनके घर पे गया था और मैं उनके मकबरे तक पहुंच पाया और वहाँ उनके घर का हाल मैंने देखा। पहले तो मैं बताऊं कि वो उनके ये तीन भाई हैं, और उनमें से एक तो शहादत दे गया, और उनकी तीन बहनें हैं। और अफसोस इस बात का है कि बहुत ही एक गरीब घराने से हैं। हालांकि बहुत वहां मैंने देखा कि बड़े हसास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके वालिद साहब भी। उनकी जो मैंने हिम्मत देखी, मैं तो मेरा तो मैंने समझ लीजिए दिल रो रहा था उधर।
اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تو گھوڑے والا ضرور تھا، مگر آپ یہ تعجب ہے کہ گھوڑا وہ کرائے پہ لیتا تھا دن کا، اس کا اپنا گھوڑا نہیں تھا. یہ ٹریجڈی ہے. اور اس شخص نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس سے بڑا نذرانہ شاید کشمیری پیش نہیں کر سکتا ہے. اپنے مہمان کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کا سب سے بڑا نذرانہ جو ہے جان، اس نے وہ جان نچھاور کر دی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جیسے سردار صاحب سے میں سن رہا تھا، ان کی انفارمیشن بڑی درست ہے. اس 15-20 منٹ کے ٹائم میں جب یہ وہاں میسیکر ہوا، تعجب ہے کہ وہاں پہ ہماری طرف سے کوئی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ نہیں تھا، کوئی ایک بھی آدمی وہاں پر نہیں تھا. سو جتنی بھی جانیں وہاں بچی ہیں، ان کو گھوڑے والوں نے بچایا، ٹیکسی والوں نے بچایا، وہاں کے لوکلز نے بچایا. اور یہ جو ہے اپنا عادل جس نے اپنی جان دے دی، اس کے جو کزن ہیں نزاکت، وہ بھی گھوڑے چلانے کا ہی کام کرتے ہیں. اس نے چھتیس گڑھ کی ایک فیملی جو 11 آدمیوں پہ مشتمل تھی، 11 آدمیوں کو وہاں سے سیفلی نکال کے پہلے پہلگام سے سری نگر، اور سری نگر میں ان کو ہوائی اڈے پہ بھیج کے آیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ایک دو بندے تھے جنہوں نے کاندھے پہ چڑھائے تھے اپنے بہنوں کو اور بھائیوں کو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یہ انسان ہے. سو انہوں نے اس کے بعد ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اننت ناگ جی ایم سی کے، بوتھ میل اینڈ فیمیل، انہوں نے جان کی بازیاں لگا دی اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو ابھی تک بچائے رکھا ہے. They have been treated and their lives have been saved. اور سب سے جو فخر کی بات ہم سب کے لیے، ہم کشمیری مسلمانوں کے لیے، کشمیری پنڈتوں کے لیے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے جو جموں کشمیر سے وابستہ ہیں، جموں کشمیر کے چشم چراغ ہیں ہم سب، وہاں پہ اننت ناگ میں لائنوں کی لائنیں کھڑی تھی ہسپتال کے سامنے میں خون دینے کے لیے فار دیز یہ جو زخمی تھے لوگ. اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے کشمیر کا باشندہ؟ اور کیا آپ کو چاہیے مجھ سے؟ میں سیدھا سادہ سوال میں نے کل جب میں پرسوں لال چوک میں تھا، یہ پروٹیسٹ مارچ میں لیڈ کر رہا تھا اپنی جماعت کا، بہت بڑا پروٹیسٹ مارچ تھا. اس میں نے ایک ہی سوال بہت ہی ادب سے، احترام سے میں نے اپنے پردھان منتری سے کہا، اپنے ہوم منسٹر سے امت شاہ صاحب سے، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے آئیڈیا آف انڈیا، ہم کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرتے ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن سیکولر کریڈینشل پہ بنا ہے. میرے پاس جموں کشمیر میں ابھی 2018 سے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی بنی ہے کچھ مہینے پہلے. سو 2018 سے آج تک ابھی بھی جب یہ پہلگام کا سانحہ ہوا ہے، لوکل گورنمنٹ کے پاس تو جو جیسے یہ ابھی گورنمنٹ ہے، یہ لا اینڈ آرڈر ہمارے پاس تو ہے نہیں، سیکورٹی کا اپریٹس ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نے ماننیہ پرائم منسٹر سے یہی سوال کیا کہ میں آج سوال کرتا ہوں آپ سے، کشمیر سے، لال چوک سے سوال کر رہا ہوں، سیکورٹی آپ کے پاس، پیراملٹری آپ کے تحت، آرمی آپ کے تحت، ہماری پولیس ہم آپ کے تحت، ہماری تمام ایجنسیز آپ کے تحت، 10 لاکھ فوج چاروں طرف سے، خصوصاً اننت ناگ اور پہلگام کے بیلٹ میں، چونکہ ہمارے امرناتھ جی کا بیس کیمپ وہاں پر ہے.
पवित्र गुफा को जाने के लिए वहां का बेस कैंप है। सो ये जो बंदे वहां 5 आए, हथियार लेके आए, ये कहां से आए? इनको एयर ड्रॉप किया गया, जमीन से आए, टनलों से आए, दरिया से आए, भाई कहां से आए? ये जवाब आप कश्मीर के बाशिंदे से मत मांगिए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये आप कहां से आए? ये तो टोटल एक फेलियर हो गया हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के सेटअप का, और उसकी जिम्मेदारी किसी को तो कबूल करनी है। अगर मान लीजिए हमारी सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर भी होता, अभी तक तो वो सरकार डिसमिस हो गई होती। आज किसको मैं डिसमिस करूं यहां? आज किससे इस्तीफा मांगू मैं? या तो एलजी से मांगना है, या तो होम मिनिस्टर से मांगना है, या तो प्राइम मिनिस्टर से मांगना है। तो बात तो यह है। और अब ये भी देखिए, अब मसला ये बन रहा है कि कल हमने 4 के 5 हमने यहां पे मकान आईडी से उनको तबाह कर दिया। अच्छा, जब पूरी तरह खोज हुई उन 5 मकानों के, जो ये टेररिज्म में मुब्तला उनके बच्चे थे, वो खान साहब, वो बच्चे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से वो लापता हैं। कोई पता नहीं है वो कहां है। उनका कोई रिश्ता अपने माँ बाप से नहीं है। और हमारे यहां, जैसे आपके यहां भी है, हमारे यहाँ एलओसी के अक्रॉस भी अभी भी मैक्सिमम फैमिलीज जो गांव वगैरह में रहते हैं, वो जॉइंट सिस्टम में रहते हैं। इन मकानों में जो उनके माँ बाप ने बनाए हैं, उसमें बाप भी रहता है, माँ भी रहती है, भाई भी रहता है, बहन भी रहती है, उनके बच्चे भी रहते हैं। आपने मकान उठा के ब्लास्ट कर दिए 5। मैंने आज सवाल पूछा, आपने किस कानून के तहत किए? आपको सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की अभी रूलिंग आई है पीछे, शायद 1 हफ्ता 10 दिन पहले। अगर कोई भी एक्टिविटी हो इंक्लूडिंग टेररिज्म, आप मकान पे डोजर नहीं चला सकते हैं जब तक वो बाज़ाब्ता तौर पर उसका ट्रायल ना चले, कन्विक्शन ना हो और उसके बाद सजा ना लगे। आज आपने 5 मकान उड़ा दिए, और एक मकान के पास में हजरत, क्योंकि ये कलेक्टिव ये डैमेज हुआ है। जब आपने आईडी लगाई तो कलेक्टिव डैमेज है, पूरा इलाका, उस इलाके के पूरे मकान डैमेज हुए हैं। और एक मकान में तो हमारे एक भाई की शादी हो रही थी, उसका पूरा मकान डैमेज हो गया। सो ये नैरेटिव रखने वाले लोग जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, हिंदुस्तान के नाम पर इस तरह करना सही नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, यहां अकाउंटेबिलिटी है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां सुप्रीम कोर्ट है। सो वट एवर हैज हैपेंड, कश्मीरी आज खून के आंसू पी रहा है। कोई घर नहीं है यहां जनाब जो रो नहीं रहा है आजकल। ये हमारे जो 20, 25, 26 हिंदू भाइयों का जो कत्लेआम वहां हुआ, वो खून वहां पे गिरा, हमारे कश्मीरी भाई का भी खून गिरा। एक ही खून है हर किसी चीज का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम तो सोच भी नहीं सकते ये क्या हुआ है। यहाँ जो कुछ हुआ है, ये दरिंदे हैं जिन लोगों ने ये किया है। उनको तो फांसी तो बहुत छोटी सी चीज है उनके लिए। उससे भी बड़ी जो इबरतनाक सजा वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिन्होंने हमारे समाज को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। मगर उस आड़ में आप एक कॉमन कश्मीरी को तो ना मारे। अगर एक तरफ से यहां कश्मीर के लोग टूरिस्ट को अपने घरों में रख रहे हैं, अपनी पलकों पे उठा रहे हैं, अपने कांधों पे चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में स्टूडेंट्स पे हमला हो रहा है, बिजनेसमैन पे हमला हो रहा है, टारगेटेड हमला हो रहा है। तो मैंने यही सवाल किया अपने प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, विद रिस्पेक्ट एंड विद डिग्निटी एंड ऑनर, कि जनाब आपकी देख रेख में यह नहीं होना चाहिए। इस पर फिलफोर कदगन लगनी चाहिए। दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। मेरे यहां पे करीब
लाखों की तादाद में लेबर फोर्स काम करती है जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से आ रही है। वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं। हमारे घरों में वो ऐसे रहते हैं जैसे हमारे अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं। कोई उनको हाथ नहीं लगाता। यहाँ पे बाहर के लोग बिजनेस करते हैं। यहाँ हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में बाहर के स्टूडेंट्स हैं। जरा मुझे बताइए, एक भी इंस्टेंस बताइए कि किसी बच्चे को, बाहर के बच्चे को, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, यहाँ पे किसी ने उसको छुआ तक है? वो आजादी से घूमता है। जिस तरह से मैं घूमता हूं उस तरह से वो घूमता है। जिस तरह से मैं गुल मिल हूं अपनी सोसाइटी में, उसी तरह से वो भी गुल मिल है अपनी सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी में। मगर मेरे बच्चे को आप, ये मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, क्या प्राइम मिनिस्टर, ये बच्चा जो कश्मीर का है वहां पे यूनिवर्सिटीज में जो मार खा रहा है, वो आपका बच्चा नहीं है क्या? अमित शाह साहब, वो आपका बच्चा नहीं है क्या? आपकी देखरेख में उसको किस तरह मार पड़ रही है? कौन उसको मार रहा है? आपने क्या, क्यों रोकने लगाई है उस पर? आज कश्मीर ये सवाल कर रहा है आपसे। आप उल्टा हमसे सवाल मत कीजिए कि ये लोग कैसे मरे और क्या हुआ उस यहाँ पर अपने 22 शरण में। मैं सवाल कर रहा हूं आपको, मैं पूछ रहा हूं कि ये कैसे मरे, किसने मारा उनको, कौन थे वो लोग, कहां से आए थे, किसने उनको वहां पहुंचाया? ये सवाल हम कर रहे हैं आज। मेरे बच्चे को क्यों मार पड़ रही है? ये चीजें हमको देखनी है। और जहां तक आप लोगों ने पाकिस्तान के रोल के बारे में बात की, वो तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं, वो सबको मालूम है उनका रोल क्या है। कल को अगर खुदा ना जाते, या तो दो ही चीजें, या तो जंग करो भाई और खत्म करो मामला, आर या पार एक ही बार हो जाए। अगर नहीं करनी है तो बैठो और बातचीत करो। मैंने रिक्वेस्ट की है अपनी जो ऑल पार्टी मीटिंग हमारी हुई, जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने बुलाई थी, मुझे भी गलती से शायद उनने दावत दे दी और मुझे जाना पड़ा। मैं गया वहां पे और मैंने यही बात की कि जनाब ये इश्यूज है हमारे, बेहतर ये रहेगा आप कश्मीर तशरीफ लाइए, होम मिनिस्टर साहब कश्मीर तशरीफ लाएं, स्टेक होल्डर के साथ बैठिए, हम लोग के साथ बैठिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या करना है हम लोगों को, आइंदा के लिए किस तरह इन चीजों पर रोक टोक लगाई जाए और किस तरह से जो हेट मॉन्गरिंग हो रही है चारों तरफ से, इस हेट मॉन्गरिंग को कम किया जाए। हेट मॉन्गरिंग इनको कम करनी है। हेट मॉन्गरिंग आपको दिल्ली में खत्म करनी है और हेट मॉन्गरिंग आप खत्म कर सकते हैं, एक लफ्ज से आप अपनी हेट मॉन्गरिंग को खत्म कर सकते हैं, इफ यू मीन बिजनेस। बाकी जहां तक रहा ताल्लुक जम्मू कश्मीर का, हमारा आर पार का, ये मैटर तो वैसा ही है जैसा था। जब तक हम भी इस पर ना बैठ के सीरियसली ना बात करें, दोनों मुल्कों से हाथ जोड़ करके, भाई मेहरबानी करके हमको तो आपस में बैठने दो, हम तो बात करें कि हमको करना क्या है, आइंदा किस तरह अपने आप को बचाना है, किस तरह चलना है, क्या हमारे बच्चे करें आइंदा के लिए। हमारे 3-3.5 लाख 4 लाख से ज्यादा मेरी पंडित बरादरी दर दर की ठोकर खा रही है बाहर, उनको वापस यहाँ लाना है। वो यहाँ के बाशिंदे हैं, जिस तरह मैं हूं मेरे से ज्यादा बाशिंदे हैं यहाँ के। मगर जब तक हम आपस में अपनी कम्युनिकेशन नहीं रखें, एक दूसरे पे गिला शिकवा करना बंद ना करें, ये बातें नहीं चलेंगी, हम लोग कामयाब नहीं होंगे। आज तक हम कामयाब नहीं हुए, आज फिर ये मौका आ रहा है। आज फिर हमारी सोसाइटी एक ही जगह पे खड़े होकर एक ही नारा दे रही है कि नहीं भैया, हमको यूनाइटेड रहना है और ऐसी डिसेसिव ताकतों को हमको नस्तनाबूद करना है। वो तभी नस्तनाबूद होंगे जब आप खुले दिल से एक दूसरे के साथ बात करें, बातचीत करें, बैठें। मैं ये बात कर सकता हूं, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं जनाब। ये जो सानिया यहाँ पे हुआ, हमारे जो भाई बंधु जिनकी जानें चली गई, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। जितना उनको चोट पहुंची है, मैं खुदा की कसम कहता हूं, वैसी ही चोट हमारे सब पूरे कश्मीर को यहाँ पे इस वक्त लगी हुई है, पूरे जम्मू को यहाँ लगी हुई है। शुक्र है जम्मू और कश्मीर के आज लोग दोनों, हमारी तमाम सोसाइटी, छोटे मोटे ये फ्रिंज एलिमेंट, जैसे अपने मेरे जफर भाई ने बात की कि किसने ये कहा कि गुजरों को ये करेंगे वो करेंगे, वो यहाँ पे है मामला। उनको हम दबा सकते हैं, उनको हम कुचला सकते हैं अगर हमारी आवाज एक हो। जब तक आवाज एक नहीं होगी ये नहीं होगा। जब तक आप खान साहब ऐसे, आप एटलीस्ट आजकल ये नया सिस्टम निकला है कि हम एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, हम एक ही धरती के सपूत हैं, चाहे लाइन के उस पार या लाइन के उस पार।
पहले ये धरती मेरी है, फिर किसी और की है, आपकी है और फिर किसी और की है। हम भी आपके साथ बात करनी होती है तो हमको कैमरे के जरिए करनी पड़ती है, इकट्ठे हम मिल ही नहीं सकते हैं। अल्लाह करे कि वो दिन नजदीक हो जब हम आपस में एक दूसरे से मिले, मुजफ्फराबाद में मिले, मुजफ्फराबाद वाले मेरे से यहाँ मिले, आप लोग यहाँ आ पाए, हम लोग आपके साथ बैठ पाए। मैं उस दिन की दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमको वो दिखाए वो दिन। हिंदू मुसलमान सिख इतिहाद, भैया जो नारा था हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद 1947 में शहरी कश्मीर ने दिया था, वो आज भी जनाब वैसा ही नारा है। उसकी जरूरत आज उससे ज्यादा शायद और है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जब तक नहीं होगा तब तक ये सारा ढकोसला है, ड्रामा है। अल्लाह करे कि हम सब एक हो गए, एक हो जाए, बस मेरी यही दुआ है। और our condolences with all those people who lost their dear ones, our condolences with Adil and his family, and let us hope and pray that these kinds of जो भी security ये disasters और lapses हमारी हुई हैं ये ना हो पाए, and accountability be fixed। accountability fix करना बहुत बड़ी बात है जनाब। इसी चीज के साथ मैं अपने सरदार शौकत खान साहब से, अपने भाई नासिर खान साहब से, इनसे मेरी अपने व्हाट्सएप वगैरह पे रोज बरोज अपने हम आपस में शेयर करते रहते हैं, अपनी जो भी हम बातचीत कर सकें करते हैं। अल्लाह ताला दिखाए एक दिन कि हम हिंदू मुसलमान सिख हमारे सब, मेरे कश्मीरी पंडित भाई, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो आए। मैं बहुत कमिटीज के काम कर रहा हूँ इसमें कि नो हो पे कुछ ना कुछ, जब भी हम किसी नतीजे पे पहुंचने लगते हैं बस फटाक से हम वो सांप सीढ़ी की तरह 99 से फिर 0 पे आ जाते हैं। और मैं जाते जाते एक बात ये कह दूं, अगर ये हमारी आपकी रिकॉर्डिंग, आई एम श्योर कुछ लोग इंटेलिजेंस के देख रहे होंगे, पाकिस्तान से भी देख रहे होंगे, हमारे मुल्क से भी देख रहे होंगे, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, ये पिछले इन सालों से जितने भी यहां ये ट्रेजेडीज हुई हैं, आप शुरू करें इसको पुलवामा से लेके आज तक जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं, उसमें हमारे अपने बिंद्रू साहब का भी कत्ल हुआ, उसमें मेरी सिख बहन का कत्ल हुआ, उसमें हमारे 2 एसएसपी का कत्ल हुआ, उसमें हमारे एक बैंक मैनेजर का कत्ल हुआ, पंडित भाई का कत्ल हुआ, उसमें हमारे राह चलते लोगों का कत्ल हुआ, उसमें यह पहलगाम की ट्रेजेडी हुई। कौन है जी? अननोन गनमैन है। ये अननोन गनमैन कौन है? दिस अननोन गनमैन हैज टू बी आइडेंटिफाइड। हु इज ही? Where does he come from? Who is he sponsored by? I don't know who he is. We have no idea who he is. Both the countries have to tell us that who are these people. Otherwise, this matter आज ये पहलगाम में हुआ, कल को फिर कहीं हो सकता है। और एक और बात मैं जाते जाते बोल दूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका 2 मिनट और लेना चाह रहा हूं अगर इजाजत हो तो। सर प्लीज। हम यहाँ सब लोग कहते हैं जी टूरिज्म है, जी टूरिज्म को ये होगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। कश्मीरी के पास उतनी हिम्मत, ताकत और सलाहियत है कि वो टूरिज्म के बगैर भी जिंदा रह सकता है। उसने दिखाया है। आज टूरिज्म की बात नहीं है, आज आइडिया ऑफ इंडिया की बात है। टूरिज्म अगर नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पहले भी ऐसा हुआ मगर सब खड़े रहे। हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा लेट्स गो बैक टू कश्मीर। आपने सही फरमाया शौकत साहब ने कि हमको इनके नैरेटिव को बीट करना है। नैरेटिव को हमारी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बीट कर सकती है। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। डेफिनेटली हमारी कोशिश है, और जो ये कहते हैं ना कि ये जम्मू एंड कश्मीर का इशू है, हल हो गया, अब इस पे तो आप भूल जाइए, तो उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं आज भी उसी तरह हैं यूएन में। यूएन ने 2018 में 19 में पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, वो उस तरह से कोई इफेक्टिव नहीं है,
लेकिन उनकी प्रेजेंस आज भी डिस्प्यूटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट ने 2007 में एक रिपोर्ट अडॉप्ट की थी पूरी होल इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि यूनिलैटरली कोई भी मुल्क ये कह दे कि ये मसला ख़त्म हो गया, भूल जाइए। आज कश्मीर के जो सन ऑफ सोइल हैं वो जिंदा हैं। वो हर इकाई जो कश्मीर की है, कश्मीर से मुराद हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम उसकी रीयूनिफिकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये दोनों मुल्क भूल जाएं कि हमें जो फर्स्ट पार्टी हैं उनको छोड़ के तो आप खुद से कोई डिसीजन करेंगे तो वो हम लोगों को कबूल होगा। आप बेशक जितनी कोशिशें कर लीजिए। तो मैं, अगर किसी ने कोई शॉर्ट कमेंट्स करने हैं तो वो करें, तो उसके बाद हम इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। और उसके बाद एक जॉइंटली हमारा यही मैसेज है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीरी जो स्टूडेंट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं, उन पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए, रुकने चाहिए। और जिस तरह मुजफ्फर शाह साहब ने हाईलाइट किया, मेंशन किया कि जितनी भी सिक्योरिटी है, आपकी मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, पुलिस है, वो सेंटर के अंडर है। तो कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुए, कौन किस तरह वो लोग यहाँ तक पहुँचे, 30 मिनट तक वो अपनी कार्रवाई करते रहे, कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँचा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये आप लोगों ने देखना है जिनके हाथों में इख्तियार है। तो एक दिन किसी ने अपने फारूक अब्दुल्ला साहब का एक पुराना क्लिप शेयर किया हुआ था कि वो कहते हैं जी कि जिसने जंग कर रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो करे, तो कहते हैं जी ये तो जंग के हक में ही नहीं है। तो फारूक साहब ने कहा कि ये मुझसे पूछ के जंग करेंगे या अमन करेंगे। तो जिनके पास इख्तियार होता है वही डिसीजन लेते हैं, वही उन्होंने अमन भी लाना है और जंग भी करनी है। तो हम में से भी हर बंदा यही चाहता है कि अमन हो, पीस होना चाहिए। और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह आपने कहा, शेर कश्मीर का नारा था कि हिंदू सिख मुस्लिम भाई भाई एताज जिंदाबाद, और हम इसी पे बिलीव करते हैं, इसी को लेके चलेंगे। और एक दिन आएगा कि हम सारे इकट्ठे होंगे। अगर किसी का शॉर्ट कमेंट्स हैं 1-2 मिनट में प्लीज़ कंक्लूड कीजिएगा, मीटिंग लंबी हो जाती है, फिर लोगों को देखने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमारे यहाँ नेट के भी बड़े इश्यूज हैं, आपको पता है। प्लीज़ जी जिसने भी अगर बात करनी है तो प्लीज़ काइंडली हैंड रेज कीजिएगा, तो मैं वन बाय वन। शौकत कश्मीरी साहब प्लीज़ आप बात करें। देखिए, हम तो यहाँ जितने भी अहबाब बैठे हैं, कमोबेश हम एक ही जैसे ख्यालात रखते हैं। हम सारे लोग प्रो पीपल हैं, प्रो रीजन हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जंग मसाइल का हल नहीं होता। जंग तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है। जंग जब भी मसलत होती है तो सफरर कॉमन आर्मी होता है, हुक्मरान कभी नहीं होते, अशरफिया कभी नहीं होती। उनके पास बैंकर्स भी हैं और उनके पास दूसरे मुल्कों के अंदर महफूज पनाहगाहें भी होती हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि विजडम प्रिवेल करेगा। जहां तक बात है कि जब देखें कोई किसी मुल्क की ये तजर्बे हम आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं कि ताकि आपको समझ अंडरस्टैंडिंग इस एरिया की हो कि यहाँ जब यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो आईएसआई है, चाहे वो आईबी है, जितने भी हैं, जब वो सारी अपोनेंट वॉइसेस को, सिविल सोसाइटी की वॉइसेस को दबाने के लिए स्टेट ने एक पॉलिसी बना दी, तो पाकिस्तान में लोगों को आज पता नहीं है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और ये कुछ हम काफी अरसे से मैं मीडिया को, इंडियन मीडिया को भी देख रहा हूँ, वहां भी कमोबेश जो है ना, ये मिलती जुलती सूरत हाल पैदा हुई है कि आप जब स्टेट की एजेंसियों को उनके अपने मैंडेट के मुताबिक काम नहीं करने देंगे, पॉलिटिकल वॉइसेस को, अपोनेंट वॉइसेस को दबाने के लिए यूज करेंगे, तो फिर इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो एजेंसियों की खबरें कोई मानी नहीं रखती। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि तमाम बयानिए को रिविजिट किया जाए और लोगों को एम्पावर करने के लिए जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो स्टेट असेंबली के मेंबरान ने जो रेजोल्यूशन की है, एक डेमोक्रेटिक माशरे के अंदर उनको कंप्लाई किया जाता है पॉजिटिवली।
اور جو لوگ اگنور کرتے ہیں کہ ہماری بلا سے، یا جیسے وہاں دوست نے ظفر شجاع صاحب نے کہا، جب آپ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو اعتماد میں نہیں لیں گے، اس سارے پروسیس میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، تو ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ الٹیمیٹلی سانحات کو جنم دیتا ہے۔ اور وہ سانے آج اگر پہلگام میں ہوں گے، کل کسی اور جگہ ہوں گے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پالیسی سازوں کو، ہندوستان کے پالیسی سازوں کو اپنی پالیسیوں پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی غلطیاں ہیں ان کی تصحیح کی جانی چاہیے، اور ریاستی اداروں کو پرو پیپل، پرو کمیونل نہیں، پرو پیپل رول ادا کرنے کے لیے اپنے وزڈم کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس پریشر میں آئے بغیر، جیسے کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اشوک کمار شرما جی، مظفر شاہ صاحب، آپ کے کہنے کا بہت مطلب ہوتا ہے۔ زندگی طویل بھی ہے اور زندگی مختصر بھی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بستر مرگ پہ کھانا کھا کے ڈنر کر کے سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھ پاتے۔ وہ ایک حادثہ ہے، موت ایک حادثہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے عوام کے لیے اور سچ کی بات کرنے سے ان کی زبان میں لکنت نہیں آتی، وہ اپنی سول سوسائٹیز کے اپنے لوگوں کے ہیروز ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہی سچ پریویل کرتا ہے۔ تو آئیے ہم سارے لوگ، ہماری بدقسمتی رہی ہے مظفر شاہ صاحب کہ ہم نے اسٹیٹ کے بیانیہ بنایا نہیں ہے، ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز نے۔ ہم ہمیشہ لکموں کی سیاست کرتے رہے۔ کسی نے کہا وہ جو جس ٹریٹی نے اس ریاست کو بنایا، جس کی وجہ سے آپ اور ہم اپنی زمین کو، ہم اپنے ڈومیسائل کو، اپنی فرسٹ کلاس سٹیزن شپ کو فخریہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے اسٹیٹ کے فاؤنڈیشن ڈے کو نہیں بنایا۔ جب آپ یہ نہیں بنائیں گے تو لوگوں کے اندر نہ تاریخ کا شوق، نہ اپنے کلچر کا، اور نہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ان کی جڑت مضبوط ہوتی ہے۔ تو آئیے ماضی کی ان غلطیوں کی دیر آئے درست آئے، ہم کم از کم ابتدا کریں، ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی ریاست کے قیام، جس کی بنیاد پہ جموں والا سری نگر کو کلیم کرتا ہے، سری نگر والا جموں والے کو کلیم کرتا ہے، اور پوری ہول سٹیٹ آف جموں کشمیر، چاہے وہ سری نگر میں رہتا ہے، مظفر آباد میں رہتا ہے، گلگت میں رہتا ہے، بلتستان میں رہتا ہے، لداخ میں رہتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے بیانیوں کو ذرا ریوزٹ کریں اور ایسے انیشیٹو لیں کہ جس سے لوگوں کی جڑت سے، یہ حکمران جو لکیریں کھینچتے رہتے ہیں نا، وہ کھینچی تھی نا، 25 سال کے بعد بنگلہ دیش بن گیا نا۔ اب آپ فخر کریں کہ آپ نے بنایا، لیکن تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ میجورٹی آف دا بنگالیز نے اپنے ووٹ کے ذریعے مغربی پاکستان سے اپنی علحدگی اختیار کی۔ اور پاکستان کی جو نفسیات ہے نا، میجورٹیرینزم کا خوف، یعنی میجورٹی کا خوف، اس خوف کا اظہار یہ ہے کہ ایک میجورٹی، عددی نیومیریکل میجورٹی ہو گئی۔ اور آج پورے پاکستان کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان تحریکوں کے اندر بھی ایک خوف جو پاکستان کے امبڈ میں ہے، پنجاب کا خوف، پنجاب کی میجورٹی کا خوف۔ تو جب ریاستیں غلط بیانیے پہ بنتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں اور پھر اس پہ تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو پاکستان میں تو سول وار لائک سچویشن ہے۔ اور پاکستان کے کتنے وزرائے اعظم بچارے کان سے پکڑ کے ان کو باہر نکالا گیا، ان کو ڈسپیئر بھی کیا گیا۔ نواز شریف تو آپ کو پتا 35 ڈیز جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں بلکہ لاپتہ کیا گیا، اور الٹیمیٹلی ان کی مسز کو پروٹیسٹ کرنا پڑا، تب جا کے تو ان کی خیریت کی اطلاع ملی۔ تو سو دیٹ یہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے، اس کے بارے میں سوچ بچار کر کے ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ جذبے جو ادھر جو ملا جو کچھ کہہ رہے ادھر کا ملا بھی اگر وہی بات کرے گا، اور ملا ہر مذہب میں ہوتا ہے، تو لہذا ملا کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیکولر، پروگریسو، ڈیموکریٹک، پرو پیپل لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، اور بہت جرات کے ساتھ وہ باتیں۔ میں جلا وطن ہوں نا، مجھے اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس پروکسی وار کو
शायद ही पीओके का कोई जिला हो, कोई तहसील हो, कोई टाउन हो जिसमें जाके तकरीरें ना की। और जब लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो देन स्टेट टुक डिसीजन। पहले तो अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवाते थे, हमने कहा ठीक है लड़ेंगे हम, हमने सरेंडर नहीं किया। ये हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ना तो बासपुर पे, और प्रिंट मीडिया इसका विटनेस है। फिर उन्होंने 1994 में मुझे किडनैप किया, डिसअपियर किया। फिर लोगों ने तहरीक चलाई, मुझे अंडर प्रेशर रहा किया गया विद दिस थ्रेट कि अगर आइंदा आपने इसको थियोफाशिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म कहा तो न सिर्फ आपको कत्ल कर दिया जाएगा बल्कि आपकी फैमिली को भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर करिया करिया जाके तो आईएसआई के उस घिनौने किरदार को एक्सपोज किया, और मेरी कई एक वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे भी मौजूद हैं 1994 की। फिर मुझे अगेन जो है किडनैप किया गया, और 9.5 मंथ, ये मैं कोई वो नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर जिंदगी है ना तो उसको कुछ छीन नहीं सकता, और अगर जिंदगी नहीं है तो बादशाहों को भी मौत आ जाती है। तो आप और हम तो सिविल सोसाइटी के वो नुमाइंदे हैं जो पैदल चलने वाले हैं, जो लोगों के दरमियान बैठते हैं। चाहे जितनी भी सिक्योरिटी ये अलर्ट हमें मिले कि आपकी जान को खतरा है, फिर भी हमारी मजबूरी है कि हम आवाम के साथ ही बैठते हैं। तो आप लोग जो उस हिस्से के अंदर इस इतिहाद के लिए काम कर रहे हैं, मुजफ्फर शाह साहब, आपका मुझे बहुत कदर है। हम अक्सर आपके बयानात को भी, आपकी वीडियोस को भी सुनते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हिताब और बढ़ना चाहिए प्रो पीपल एजेंडे पे, और जहां कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी हम दामे दरमे सुखने आप लोगों की डिस्पोजल पे हैं। लेकिन पीओके को कभी भी अपने बयानिए में न बुरें, और पाकिस्तान की जो लोग अपीजमेंट करते हैं कि वो उनके पास है, ये इनके पास है, वहीं से आप अपनी एक टांग तो काट देते हैं। ये मत कहिए, और फारूक अब्दुल्ला साहब को भी कहें कि आप पीओके को, पाकिस्तान को गिफ्ट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर को नहीं मुतहद कर सकता, लेकिन हम कश्मीरियों को तो अपने डिवीजन के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। तो ये हमारा कम से कम कश्मीर की, श्रीनगर की लीडरशिप के लिए ये पैगाम है कि आप तकसीम की बातें ना करें। इससे आप खुद कमजोर हो रहे हैं। आप वो हमदर्दियां लूज कर रहे हैं जो डायस्पोरा कश्मीरी की है आपके साथ, और पीओके के लोगों के भी है जो होप कि श्रीनगर जो है वो हमारी एक एडवांस सोसाइटी है, हमारी एक एडवांस नेशनलिटी है, जो हमारे तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जिंदा दुखों को एड्रेस करेगी। जब आपके मुंह से डिवीजन की बात निकलती है तो उसको बहुत मायूसी होती है, उसको दुख भी जी होता जी 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 जी। है। थैंक यू। थैंक यू शौकत साहब। सर आपने मुजफ्फर शाह साहब, अशोक कुमार साहब, फिजाज जफर साहब, अगर आपने कोई बात करनी है तो ठीक, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर। मैं थैंक यू सर। तो मैं कंक्लूड करते हुए आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, हमारे इल्म में इजाफा किया। आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी इंसाइट्स, उससे न सिर्फ हम ग्रेजुएट हुए बल्कि पूरी हमारी रियासत जो मुनकसिम है उसकी यूथ वो ग्रेजुएट होगी। और इस वेबिनार और इस कॉन्फ्रेंस के जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इससे एक मैसेज हम देना चाहते हैं तमाम हुकूमतों को, ये जो सोचते हैं कि इनकी गुलामी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जो ब्रिटिश इंडिया था तो 200 साल तक ब्रिटेन ने उसको रूल किया, 200 साल आप खुद गुलामी में रहे। स्पेन जो था 711 साल तक जो मुसलमान हुक्मरान थे उनकी गुलामी में रहा, अल्टीमेटली उन्होंने आज़ादी हासिल की। जो इजराइल था तो उसका वजूद दुनिया के नक्शे से मिटा हुआ था, उन्होंने अपनी स्टेट को रिवाइव किया। इसी तरह पोलैंड था, उनका मुल्क ऑलमोस्ट दुनिया के मैप से वाइप आउट हो गया था, उन्होंने आज उसको रिवाइव किया और बहुत बड़ी एक न सिर्फ स्टेट है बड़ी कि बड़ी पावर है, यूरोप में डेवलप कंट्री है। तो लिहाजा जो हमें कहते हैं ना कि ये पैसिव हो जाएं, अपनी स्ट्रगल से रुक जाएं कि जी आपका मुकद्दर है ये गुलामी, ये हमारा मुकद्दर नहीं है, ये रॉन्ग डूइंग्स हैं, और ये जो जबरी तकसीम है ये ख़त्म होगी, हम यूनाइट होंगे। उसके बाद अवाम डिसाइड करेगी कि उन्होंने क्या करना है, किसी के साथ रहना है, अलग रहना है। ये कोई हम पे अपने जो है ना फैसले थोप नहीं सकता, इम्पोज नहीं कर सकता। मेरी एक दफ़ा फिर आप सबसे बहुत जो है ना
अप्रिसिएशन ग्रेटफुल हैं आपके तशरीफ लाए, और हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको सलामत रखे, भगवान आपको अपनी अमान में रखे, सेहतयाब रखे। तो आपको भी। हम ये सिलसिला जो बीच में रुक गया था, तो मैं सोचता हूँ कि इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और अगर हम वीकली नहीं तो 2 वीक में 3 वीक में एक इस तरह का वेबिनार करना चाहिए हमें, ताकि इनसाइट्स शेयर करें, अपने जो व्यूज़ हैं शेयर करें, ताकि जरूर। आप पर मैसेज भी जाए कि हमें जरूरत है, जरूरत है। तो थैंक यू जी। मैं दुआ में याद रखेगा, खुदा आपको अपनी अमान में रखे, सेहतयाब रखे। आपकी हमें दुआओं में रखें। इट वाज एन ऑनर सर हैव यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। God bless you, sir. God bless you, sir. आदाब। Very pleasure to meet you all. थैंक यू सर। आदाब, आदाब। थैंक यू।